ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का इतना बढ़िया वाला वन शॉट है ना स्टूडेंट जी, कि अगर आप अंतिम तक बढ़िया से क्लास करेंगे ना तो चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन ही बनेगा, एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया वाला नंबर भी आएगा, बशर्ते की कंडीशन है कि वीडियो को अंतिम तक देखना पड़ेगा क्लास को। और जानते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जो मैं शॉर्ट नोट्स दिया हूं उसे आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और वीडियो को 2 से 3 बार पढ़िए। कैसे पढ़ना कि जैसे आप वन शॉट कर रहे हैं तो यहां पे मैं चीजों को समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, फिर उसके बाद लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो आप ना साथ साथ में ना जो वन शॉट मैंने शॉर्ट नोट्स दिया है उस शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करते चलिए हाइलाइटर से। इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में जब टॉपिक को हाईलाइट करेंगे तो एक एक टॉपिक को आपके दिमाग में दोबारा घुसेगा और आपके परमानेंट माइंड में चला जाएगा। और हां, अगर आपके पास समय है तो मैं कहूंगा एक बार आराम से पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए और 1 से 2 बार ना 1.5x के स्पीड पर रिपीट कर लीजिएगा। 2-3 बार में ना आपका पूरा के पूरा दिमाग में चला जाएगा। नए वाले स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। और हां स्टूडेंट जी, नए वाले स्टूडेंट जिनको नहीं मिला है शॉर्ट नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का टेलीग्राम चैनल स्टडी किंग के नाम से है या व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हेलो हाय मैसेज कर दीजिए नंबर सेव करके, तो अब मैं ना कोई भी सलाह चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूं और साथ साथ में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ये सब का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से ज्वाइन होके आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को अच्छे से शुरू करते हैं। लेकिन वही पढ़ाने का वही तरीका जो मेरा सब दिन रहा है कि पहले मैं क्या करता हूं, टॉपिक को समझाता हूं इन खाली जगहों पे, ठीक है, और टॉपिक को समझाने के बाद फिर लिखा हुआ ऐसे करके मैं दे देता हूं कि देखो ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ें, तो इससे आपका और भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट जी, एक एक चीज को दे रहा हूं, जल्दी से आराम से क्लास को करिए। शुरू किया जाए। सारे बच्चे एनर्जी ताकत के साथ एकदम एस मनी सर के साथ रेडी हो जाए। देखिए समझिए, सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं कभी भी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारा बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट्स, छाल एच मनी छाल, तो हलवा है छाल। हम तो जानते हैं ना छाल कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बोलते हैं। जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन बहता है तो बोलते हैं कि विद्युत धारा बह रहा है। गलत, यह सर्वदा सत्य नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश का प्रवाह नहीं है सिर्फ विद्युत धारा बच्चों। समझे, अगर कहीं पॉजिटिव धन आवेश भी प्रवाहित हो रहा है तो भी विद्युत धारा मिलेगा। यह अलग बात है कि हम लोग जो करंट बहाते हैं वो तार से बहाते हैं इससे, और इसमें प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ही वर्तमान होता है। तो हम लोग के दिमाग में बैठ गया ये बात भाई कि विद्युत धारा जो बहेगा वो इलेक्ट्रॉन से बहेगा, लेकिन ये ऐसा सही नहीं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने कि जब हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो Na+Cl- अलग टूटता है, या पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन अलग टूटता है, और वहां करंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों के कारण मिलता है। तो सर इसका मतलब कहीं अगर प्रोटॉन है और प्रोटॉन बहने लगे तो भी हम लोग धारा बोलेंगे? एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं। विद्युत धारा होता ही है आवेश का प्रवाह, ठीक है। तो विद्युत धारा को दिमाग में रखिएगा, ये आवेश का प्रवाह है, चाहे वो धन आवेश हो वो ऋण आवेश। जैसे ये आपके पास तार है, ठीक है, तार में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, ऐसे करके तार है या कोई खाली जगह या कुछ भी है, इसमें अगर धन आवेश बह रहा है तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि धन आवेश बहने के कारण यहां पे विद्युत धारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बोलिए। एकदम मिलेगा भाई। अगर कहीं पर ऋण आवेश बह रहा है तो विद्युत धारा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। छल, आपने अभी बताया मुझे कि जो विद्युत धारा होता है वो आवेश का प्रवाह होता है, चाहे वो धन आवेश के कारण मिले या ऋण आवेश के कारण मिले। हाँ, वो एक और अलग बात है कि अगर कहीं धन आवेश, अच्छा एक चीज और जानते हैं, विद्युत धारा का दिशा क्या लिया जाता है? धन आवेश के प्रवाह के दिशा में, हमेशा याद रखिएगा। मतलब पूरा फिजिक्स ही बनाया गया है धन आवेश को आधार मान के। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? जिस भी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां +1 कूलम्ब का चार्ज रखते आवेश रखते हैं, और उस +1 कूलम्ब आवेश पे जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। याद करिए। तो वही मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चों आप लोगों से कि अगर हमारे पास ये कोई धन आवेश, और धन आवेश अगर इधर प्रवाह हो रहा है तब विद्युत धारा का भी दिशा इधर ही लिया जाएगा। हमेशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में धारा लिया जाता है, जिधर प्रवाह हो रहा है उधर ही, ठीक है। तो छाल
ताल में तो करंट मिलता है लीन आवेश के कारण छल, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है छल, तो यहां कैसे विद्युत धारा होगा? तो यहां जिधर प्रवाह हो रहा है ऋण आवेश, विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत में लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हमेशा याद रखेंगे मेरे लिए कि विद्युत धारा प्लस माइनस किसी के प्रवाह से मिल सकता है, और दिशा जो लिया जाता है धारा का वो हमेशा प्लस के प्रवाह में। अगर माइनस के कारण धारा मिल रही है बच्चा, तब विद्युत धारा का दिशा जिधर प्रवाह है उसका उल्टा में लेवल जाता है। क्लियर बच्चा? ठीक है सर, चलिए तो ये बात है अच्छे से क्लियर? जी सर, एकदम बिल्कुल झकास वाला क्लियर। जी सर, चलिए ठीक है। अब अगर मेरे बच्चे इसमें मैं आगे बढ़ूं, क्या बोलता है, अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो देखिए अब बात आता है कि अगर हम बैटरी से, जैसे कोई बैटरी है, समझिएगा, अब बैटरी से हम कोई प्रतिरोध को या किसी चालक को, किसी भी चीज को जोड़ते हैं, चालक को जोड़ेंगे तो उसमें प्रतिरोध ही रहेगा ना, ऐसे करके जोड़ते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा कि बैटरी का एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस, और अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो जैसे ही हम लोग चालक से जोड़ देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के माइनस से जाने लगता है प्लस की ओर, ऐसे करके। हम तो चले परदेस जी हमको ना रोको। देख लीजिए बच्चों, देख रहे हैं आप मैंने क्या बोला? तो यही होता है हमारे बहादुर बच्चों। फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कि जब बैटरी से हम लोग बाहरी परिपथ में बैटरी को जोड़ते हैं, बाहरी परिपथ से, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेश है इसलिए विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो ऋण के विपरीत होगी, है कि नहीं? इसलिए विद्युत धारा इधर से ऐसे बहेगा, इधर से टुइया टुइया। तो विद्युत धारा बाहरी परिपथ में प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है। ठीक, ओके। कभी कभी जानते हैं कुछ लोग ज्यादा तेज रहेगा, कुछ कुछ जानते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा मिलेगा जो बहुत तेज बनेगा अपनी जिंदगी में। तो उसका सवाल ऐसा रहेगा कि बैटरी के अंदर किधर से किधर धारा बहता है, या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है? भैया अगर बैटरी, देखिए बाहरी परिपथ की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस गया ऐसे, तो लौट के भी तो आएगा, इलेक्ट्रॉन गया तो लौट के भी तो इसमें आएगा ना ऐसे। तो बैटरी के अंदर प्लस से माइनस, देख लीजिए बैटरी के अंदर बोल रहा हूं, और धारा जो जा रहा है प्लस से माइनस, तो बैटरी के अंदर माइनस प्लस। बट ये बस गांव में कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन, या बुजुर्ग लोग वैसा क्वेश्चन, या शहर में कुछ कुछ तेज लोग जो होते हैं वैसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बस मैंने बता दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इतना है। हम लोग धारा बाहरी परिपथ में ही बहाते हैं, तो बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस और धारा प्लस से माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिव इधर बह रहा है, धारा का दिशा उसके विपरीत में लिया जाता है। क्लियर बच्चों? इतना चीज हो गया क्लियर? ओके, अब ये क्लियर हो गया तो अब बात आता है कि धारा का मान किसके बराबर होगा, आई की जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? भाई हम लोग बोलते हैं ना कि 2 एम्पियर की धारा भलू रे, 4 एम्पियर का भलू रे, 6 एम्पियर का भलू रे, तो किसके बराबर हो वही रे? तो देखिए किसके बराबर होता है, बताते हैं, समझिए। धारा का जो मान होता है ना बच्चों, वो हमेशा लिया जाता है प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास ये तार है, इससे 20 कूलॉम का आवेश प्रवाह हुआ, और प्रवाह होने में टाइम लगा हमारा 5 सेकेंड। तो बताइए 5 सेकंड में अगर 20 कूलॉम प्रवाह हुआ, 5 सेकंड में 20 कूलॉम, तो 1 सेकंड में कितना प्रवाह हुआ बताइए? तो 20/5 सॉल्व करेंगे, 4 एम्पियर। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था इतने देर से, बार बार चिल्ला कर, कि जो धारा होता है वो होता है हमार बबुआ 1 सेकंड में प्रवाह होने वाला आवेश। 1 सेकंड में, यानी कि आवेश प्रवाह का दर से हम लोग धारा का मान निकालते हैं। और उसमें भी जैसे ही बोल दिया कि आवेश प्रवाह का धारा का दर, तो दर 2 तरह का होता है, एक होता है औसत दर, आपको पता होगा, और एक निकलता है तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस जिसे बोलते हैं। तो अगर हमको औसत धारा आई निकालना है, एवरेज धारा, तो कैसे निकलेगा? टोटल आवेश बटा टोटल समय, यानी टोटल आवेश बटा टोटल समय, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आइडिया लगा मेरे बच्चों मैंने क्या बोला? ये देखिए आइडिया लगा आप लोगों को? तो अगर मैं औसत धारा की बात निकालूंगा तो औसत धारा हो जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा बच्चों? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देख लीजिए, ठीक है। तात्क्षणिक धारा वही निकालना रहेगा भाई, तब वो निकलेगा डी क्यू बाई डी टी। ये देख लीजिए, डी क्यू बाई डी टी। क्योंकि आपको पता होगा कि औसत चीज हम लोग सिंपल भाग से निकालते हैं, लेकिन जब तात्क्षणिक निकालना रहता है तो उसको डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है। और अगर मात्रक की बात मैं करूं, धारा का ऐसा ही मात्रक का, तो देखिए ऊपर में आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम्ब, नीचे में टाइम है, टाइम का सेकंड। तो यहां से सॉल्व करूंगा तो कूलॉम्ब पर सेकंड, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पेयर होता है। तो कूलॉम्ब पर सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखेंगे बच्चों।
तो हमेशा याद रखिएगा कि धारा का एसआई मात्रक हमेशा मेरे बहादुर बच्चों होता है एम्पेयर, और उसको कूलम्ब पर सेकंड बोलते हैं। चलिए जितना हम लोग पढ़े ना पहले उसको मैं उतना दिखा देता हूं। ये देखिए, चलिए पहले इसको देख लीजिए, यहां से देखिए। और देखिए विद्युत धारा में हम लोग धारा से संबंधित घटना और विद्युतीय यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा का परिचय में देखिए, विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है। चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह मिल गया तो वहां से भी साथ में रख के और इस क्लास को और वहां हाईलाइट करते चल सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, जैसे भी आपको लगे। देखिए विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है या धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, दोनों में से किसी के कारण हो सकता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में लिया जाता है, देख लीजिए। पर लेकिन जब धारा ऋणात्मक से मिले तो उसके विपरीत में धारा की दिशा लिया जाता है। दो फिगर देख लीजिए, इसमें प्लस इधर प्रवाहित हो रहा है तो धारा की भी दिशा ये हो मेरे बच्चों, इसमें माइनस इधर प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा मेरे बच्चों माइनस के उल्टा में है। नोट में ये चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट में पढ़िए इसे। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस से प्लस और धारा हमारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ठीक है बच्चों, चलिए धारा का मान देख लीजिए। यहां जो मैंने बताया कि धारा का जो मान होता है आवेश प्रवाह का दर होता है, यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ। तो अगर औसत धारा निकालना है, सिंपल भाग कर देंगे टोटल आवेश बटा टोटल समय, और तात्क्षणिक धारा निकालना रहेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी क्यू। यहां डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू आवेश गया तो टोटल आवेश बटा टोटल समय, और यहां डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा मात्रा कूलम्ब प्रति सेकंड होता है जिसको एम्पियर बोलते हैं, और ये अदिश राशि होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में दिशा होने के बाद भी यह अदिश राशि होता है, ठीक है, क्योंकि सदिश के नियम जो होता है ना उसको पालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है समझिए। अब इसके बाद हमें विद्युत धारा से संबंधित कुछ पद पढ़ना है। जैसे मैं बता दूं, सबसे पहला पद, जैसे उसमें महत्वपूर्ण पद तो अपवाह वेग होता है, आप सुने होंगे। गतिशीलता होता है, नहीं सुने तो मैं बता देता हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला पद जो हमको धारा से संबंधित पढ़ना, वो हमें पढ़ना है बच्चों धारा घनत्व। तभी हम धारा घनत्व पढ़ेंगे, उसके बाद श्रांति काल पढ़ेंगे, माध्य मुक्त पथ पढ़ेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है आपका अपवाह वेग वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका गतिशीलता वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पहले ये पढ़ते हैं। चलिए समझिए, देखिए क्या होता है महत्वपूर्ण पद में। सबसे पहले पद पे आ रहा हूं मैं। क्या है सबसे पहला पद, देखिएगा। सबसे पहला पद है धारा घनत्व। सर ये धारा घनत्व क्या है इसमें, सर समझाइए जरा, समझाता हूं। देखिए धारा घनत्व क्या है। मेरा एक प्रश्न बताइए कि आपके पास एक तार है ऐसे, यहां पे मोटा है, आगे जाकर पतला है, ठीक। तो यहां पे ज्यादा करंट बहेगा मोटे के पास कि पतले के पास? आराम से सोच के बताइएगा, हवा में मत बोल दीजिएगा, दिमाग में मन ही मन आंसर सोचिए या बताइए जो भी लगे आपको। देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे मोटा बोल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पतला सोच रहे होंगे, लेकिन रियलिटी है कि धारा दोनों जगह सेम बहेगा। क्यों? धारा क्या होता है? 1 सेकंड में प्रवाह होने वाला आवेश। तो अगर धारा 5 एम्पियर का बह रहा है, यानी 1 सेकंड में 5 कूलम्ब का आवेश आ रहा होगा, तो 1 सेकंड में 5 कूलम्ब आ रहा होगा तो 5 जाएगा। 5 एम्पियर का धारा है जी, 5 कूलम्ब 1 सेकंड में आएगा तो 5 जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे धारा आएगा, यहाँ पे कहीं गायब होगा, या यहाँ से कम आएगा यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो धारा हर जगह, अगर यहाँ धारा आई बह रहा है तो यहाँ भी धारा आई बहेगा। धारा दोनों जगह सेम होगा, लेकिन धारा घनत्व दोनों जगह अलग अलग होगा बच्चों। वहां पे धारा घनत्व अलग होगा और यहां पर धारा घनत्व अलग होगा। सर कैसे? समझिए, देखिए कैसे। धारा घनत्व का मतलब होता है ना कि जो तार है इसका जो ये क्षेत्रफल है, तो इस तार के एक क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितना धारा बह रहा है, मतलब पूरे तार से इसका यूनिट एकांक क्षेत्रफल से। देखिए तो धारा तो दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे तार पतला है ना, क्षेत्रफल कम है ना, तो धारा गढ़ा होकर ना पास करेगा, इसलिए धारा घनत्व यहां ज्यादा होता है। देखिए कैसे धारा घनत्व का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए कि इसका क्षेत्रफल ए है और धारा आई भरा है, तो सोचिए तो ए क्षेत्रफल से आई धारा भरा है, तो अगर एक क्षेत्रफल होता तो वहां से कितना धारा बहता? आई बटा ए। यही होता है धारा घनत्व, जिसे जे से दिखाते हैं धारा घनत्व को। तो याद रखिएगा कि धारा घनत्व हमेशा होता है धारा जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, मोटा तार रहेगा, तो धारा घनत्व कम होगा, आसानी से अच्छा से करंट पास करेगा। तार अगर पतला होगा यानी क्षेत्रफल कम होगा तो धारा घनत्व हमारा ज्यादा हो जाएगा। दोनों व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये कम तो ये ज्यादा, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया धारा घनत्व के बारे में। अब एक बात और समझिए, इसके बाद समझ ही लीजिए पहले
कि जो हम लोग अभी इतना आसान से बोल दिए कि धारा घनत्व होता है धारा बटा क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बह रहा है उसको बोलेंगे धारा घनत्व। लेकिन जानते हैं हमारे बचवा, ये जो क्षेत्रफलवा लेते हैं ना हम, वो लंबवत क्षेत्रफल लेते हैं इस धारा पे, लंबवत। ऐसे नहीं कि ये वाला क्षेत्रफल ले लिया तिरछाइए, फिर गाना बज जाएगा चल छैये 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 छैये, तो गाना नहीं बजाना है हमारे बच्चों। जो एरिया लेते हैं ये तिरछे वाला एरिया लेते हैं, समझे मेरे बच्चों मैंने क्या बोला? यस। तो जब हम लोग तिरछे वाला एरिया लेते हैं बच्चों, सॉरी तिरछे वाला नहीं, गलती हो गया मम्मी, हम लोग लंबवत एरिया लेते हैं, लंबवत क्षेत्रफल हमेशा लेते हैं। नहीं तो फिर कोई ये वाला क्षेत्रफल ले लेगा, कोई और तिरछे करके ये वाला ले लेगा इसी जगह पे, तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि सर अगर मान के चलिए कि एग्जाम हॉल में, जो कि आएगा नहीं, बस मैं बता रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो अगर ये तिरछे वाला एरिया ए दे दिया है और धारा हमारा आई है सर, अब अगर धारा घनत्व निकालना रहेगा तो क्या करेंगे सर? तब मेरे बच्चों अब आपको ये लंबवत क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये देखिए, अगर तिरछे वाला क्षेत्रफल पता है हमारे बच्चों, तब आपको लंबवत क्षेत्रफल का मान निकालना पड़ेगा। समझे क्या बोला मैं? तो लंबवत क्षेत्रफल का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये वाला क्षेत्रफल, ये देखिए, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल की वैल्यू। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर धारा इधर है और क्षेत्रफल ऐसे तिरछे है, तो क्षेत्रफल सदिश इस पर लंबवत कहीं यहां होगा ऐसे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और आई के बीच का अगर कोण थीटा है, यानी कि जो तिरछे वाला क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच का कोण अगर थीटा है बच्चों, तो ये जो लंबवत क्षेत्रफल होगा वो हो जाता है ए कॉस थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, समझिएगा। आपके पास ये तार है, आपको ये वाला क्षेत्रफल दिया है, धारा आई दिया है, धारा घनत्व निकालते वक्त आपको ये वाला क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। दिया हुआ है तिरछे वाला क्षेत्रफल, तो तिरछे वाला क्षेत्रफल ऐसे है तो उसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है हमेशा क्षेत्रफल पे, और दोनों के बीच अगर थीटा कोण है तो धारा घनत्व जे का जो मान निकालेंगे बच्चों, आई बटा ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये देख लीजिए, यानी धारा, देख सकते हैं आप, धारा बच्चों अब बटा लंबवत क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होगा लंबवत वो ए कॉस थीटा होगा। ये तिरछे वाला ए है और ये कोण थीटा है, तो ये क्षेत्रफल हो जाता है ए कॉस थीटा, तो आई बटा ए कॉस थीटा। और इतना बताने का मतलब मुझे ये ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा नहीं बताना था हमारे बबुआ, हमको क्या बताना था वो हम बताते हैं। देखिए, तो जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा आ गया, तो यहां से अगर आई निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां से बताइए तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई को, जे ए कॉस थीटा को जे डॉट ए, जैसे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, वैसे जे डॉट ए हो गया जे ए कॉस थीटा। तब विद्युत धारा का जो एक परिभाषा भी हम लोग पढ़े थे कि आवेश प्रवाह का दर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, एक और परिभाषा निकल गया। और हो सकता है ये सब एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में या एग्जाम्स में दिखने को मिल सकता है कि वैद्युत धारा को धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश दोनों के डॉट गुणनफल से निकालते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि विद्युत धारा तो हमारा अदिश राशि है, आई जो है वो तो हमारा अदिश राशि है, लेकिन जो धारा घनत्व हमारा जे होता है ये हमारे बच्चे सदिश राशि होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो विद्युत धारा को धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणनफल से निकालते। इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? धारा, इसका धारा घनत्व जे का एसआई मात्रा। देखिए ऊपर में धारा है आई, तो आई का एम्पियर, नीचे में क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई मात्रा के एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर धारा घनत्व बच्चों? पहले काम करिए, इसको देख लीजिए तब हम अगले पद पे आते हैं। पहले इसको देखिए, धारा घनत्व पढ़िए। पहला धारा घनत्व देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंब दिशा में गुजरने वाली धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। जे की वैल्यू आई बाई ए हो गई, और अगर तिरछे वाला क्षेत्रफल ए दिया है तो ये वाला ए कॉस थीटा होगा, जे की वैल्यू आई बाई ए कॉस थीटा, और यहां से ये चीज निकल गया। चाहिएगा तो नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अब अगला हम लोग का जो पद होता है बच्चों, एक महत्वपूर्ण पद है, वो क्या है पहले समझ लीजिए, फिर मैं समझा दिए देता हूं आपको। कि अगर मैं आपसे बोलूं, सुनिएगा, दूसरा पद, पहला पद तो हम लोग पढ़ लिए, पढ़े ना धारा घनत्व। दूसरा पद है हम लोग का श्रांति काल और माध्यम मुक्त पथ। क्या होता है वो देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई चालक है, इसमें बैटरी नहीं जोड़े हैं, तो इसमें करंट बह रहा है कि नहीं? बैटरी नहीं जोड़े हैं, बैटरी नहीं जोड़ा है, तो ऑब्वियस बात, बैटरी नहीं जोड़ा है तो करंट नहीं बहेगा। बैटरी जोड़ेंगे तब चालक में करंट बहेगा। यस, क्यों करंट बहेगा? क्योंकि बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, यही ना, इलेक्ट्रॉन में गति आ जाती है, यही ना, वोल्टेज के कारण, विभवांतर के कारण, यही ना। लेकिन जानते हैं
मजे की बात बोलूं, अगर बैटरी न जोड़े तो भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यस, बिल्कुल सही, सच में सर। हाँ, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मतलब जो परमाणु से बाहर आ गया, जैसे एल्युमिनियम का अगर हम कोई टुकड़ा लेते हैं ऐसे करके, देखिए एक सेकेंड, हाँ, एल्युमिनियम का अगर हम कोई टुकड़ा लेते हैं ऐसे करके बच्चों, एक टुकड़ा को या एल्युमिनियम का कोई तार लिए, तो एल्युमिनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मुझसे ज्यादा बढ़िया से कि Al होता है। तो Al में क्या होता है आप देखोगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यही ना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है हमारे बच्चे जानत हैं आप कि जो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब चलिए जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर कुछ निकल जाता है। तो अगर एल्युमिनियम से तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये Al नहीं बचेगा, बल्कि इसमें Al+3 बचेगा। ऐसे Al+3 देख रहे हैं, ऐसे आयन बचेगा, और आयन के साथ साथ बचेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां 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 मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा धनायन भी रहता है, समझें? तो अब जो मैं बात कर रहा था उस पे आता हूं कि जो मैंने बोला कि अगर इसमें बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो भी इसका इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये चलते रहता है। तो सर करंट क्यों नहीं बहता? करंट इसलिए नहीं बहता है क्योंकि ये जो चालक है ना, इस चालक से जितना लेफ्ट में यानी जितना दाहिने में उतना बाएं में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला आप लोगों से कि अगर आपके पास ये चालक है और इसका कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिएगा, बैटरी आपने नहीं जोड़ा है, मान लीजिए ये क्षेत्रफल ले लीजिए, बैटरी आपने नहीं जोड़ा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल से इस साइड जा रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल से इस साइड जा रहा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल से इस साइड जा रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल से इस साइड जा रहा होगा। और इसीलिए कुल धारा का जो प्रवाह है मेरे बच्चों वो हमारा शून्य है। समझ में आया? तो गांव के बुजुर्ग लोग बोल देंगे बउआ बिना बैटरी जोड़े चालक में इलेक्ट्रॉन चलता है कि नहीं? तो बाबा चलता है। तो करंट क्यों नहीं मिलता? उसके कारण धारा क्यों नहीं मिलता? फिर तो करंट लगना चाहिए। धारा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल लेंगे या कोई भी जगह लेंगे तो उस जगह से जितना लेफ्ट में जितना दाएं उतना बाएं इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, और आवेश का कुल प्रवाह बिना बैटरी जोड़े 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब समझिए कि बिना बैटरी जोड़े चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है। तो अभी तो मैंने बता दिया कि बिना बैटरी जोड़े चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है। तो कैसे चलता है? मान के चलिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला ऐसे टिचकुआ, तो चलने के साथ क्या होगा कि यहाँ कोई आयन रहेगा उससे टकरा जाएगा, इस टकरा के यहाँ पे आएगा मान के चलिए, फिर यहाँ से इधर जाएगा। समझ रहे ना? मतलब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो आयन से बार बार टकरा जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर किसी से टकरा के मान के चलिए इधर आ गया, फिर यहाँ से टकरा के इधर आ गया। तो ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी जोड़े। समझ में आया आप लोगों को? देख लीजिए ध्यान से, एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। क्लियर हो रहा है? मैंने बोला कि बिना बैटरी जोड़े चालक के अंदर का इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसके कारण करंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जितना लेफ्ट में उतना राइट में, और ये इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो सीधा रास्ता में नहीं बल्कि जिगजैग पाथ में, अनियंत्रित पाथ में, अनियमित रास्ता पे ये चलता है। क्योंकि आयन से रहता है तो आयन से जैसे इलेक्ट्रॉन चला टकरा गया, इधर चला टकरा गया, इधर टकरा गया, इधर टकरा गया। ठीक है, तो होता क्या ना कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ किसी से टकराया, फिर यहाँ से इधर आया, यहाँ किसी आयन से टकराया, फिर यहाँ किसी आयन से, फिर यहाँ किसी आयन से टकराया, फिर टकरा के यहाँ पे आया। ठीक है, तो होता है माध्य मुक्त पथ। क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन चलते वक्त जब टकराता है ना किसी आयन से, तो टकराने के दौरान जो औसत दूरी तय करता है, 2 क्रमागत टक्कर में, 2 लगातार टक्कर में जो औसत दूरी तय किया, जैसे किसी से टकराया, फिर किसी से टकराया, फिर किसी से, बहुत सारा टक्कर हुआ, तो उस हर एक टक्कर के लिए जो औसत दूरी होता है उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। और हर एक टक्कर में जो औसत समय लगता है बच्चों उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम, और हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल, टाउ से दिखाते हैं उसको। ये बात समझ में आया जो मैंने बोला अभी पहले? ठीक है, पहले उसे देख लीजिए तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं, इसको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें वही लिखा है कि बिना बैटरी जोड़े भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लेकिन करंट नहीं मिलता है क्योंकि जितना लेफ्ट में उतना राइट में। और माध्य मुक्त पथ या श्रांति काल, इसमें यही लिखा है बच्चों, देख लीजिए कि 2 क्रमागत टक्कर के बीच औसत दूरी होता है उसको माध्य मुक्त पथ लेमडा से दिखाते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं इंग्लिश में। और ये श्रांति काल होता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो श्रांति काल की जो वैल्यू होती है वो माध्य मुक्त पथ बटा वर्ग माध्य मूल चाल के बराबर होता है, लेमडा बाई वी आर एम एस। ये देखिए, देख रहे हैं क्यों, कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात, देखिए पहले तो समझ गया कि 2 क्रमागत टक्कर में जो दूरी चला उसको बोलते हैं लेमडा, और जो समय लगा उसको बोलते हैं टाउ। ये टाउ का चिन्ह है, श्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल।
तो ये तो समय हो गया क्रांतिकाल टाउ, दूरी हो गया लेमडा, और चाल जो लेते हैं वो आरएमएस स्पीड लेते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वर्ग माध्य मूल क्या है ना, ये आपको एसी चैप्टर, एसी समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उस चैप्टर में आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि वो क्या होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखिएगा। इसका मेन पॉइंट यही है कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा बिना बैटरी जोड़े तो भी करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना लेफ्ट में उतना राइट में। ठीक है, चलिए अगला टर्म है बच्चों अपवाह वेग। ये क्या होता है, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं कि अपवाह वेग क्या होता है, फिर समझा दूंगा। ठीक है, देखिए समझिए। बिना बैटरी जोड़े तो मेरे बच्चों को समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है। ओहो हो, बिना बैटरी जोड़े तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है। अनियंत्रित या अनियमित पथ पे, रास्ता पे चलता है, इधर उधर दाएं बाएं जैसे तैसे टिंगा 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 करके। मान के चलिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यहां से चला, इधर चला, मैं उधर चला, और यहां पे मान के चलिए आकर के इलेक्ट्रॉन हमारा रुक गया। यानी बिना बैटरी जोड़े हमारे बच्चों इलेक्ट्रॉन उस तरह से चलता है। ठीक, अब क्या होगा समझिए कि अगर हम बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी का मान लीजिए इस साइड मैंने प्लस जोड़ दिया, इस साइड माइनस जोड़ दिया, तो या तो बोलिए बैटरी जोड़ने से विभवांतर उत्पन्न हो गया, या आप बोल सकते हैं कि प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जो मर्जी आप वो बोलिए, क्योंकि दोनों अलग चीज थोड़ी ना, विद्युत क्षेत्र कहीं रहेगा तो विभवांतर भी रहेगा। तो क्या होगा कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण या विभवांतर के कारण, प्लस के कारण, जो भी बोलिए, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। इधर नहीं, जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में। दिमाग में ये बात डालिए, याद आएगा आपको अगर दिमाग में डालेंगे तो। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं ये सारी की सारी चीजें, काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं भाई, कि जब विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश को रखते हैं तो ऋण आवेश पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, याद करिए। तो हमारा मेरे बच्चों देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस पे जो बल लगेगा वो मेरे बच्चों विद्युत क्षेत्र इधर है बच्चों। तो क्या होगा, मतलब कि पहले बैटरी नहीं जोड़े थे तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा था, बैटरी जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन पे इधर की ओर बल लगने लगा, प्लस के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण, जो भी बोलिए। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनमा पे जब इधर बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन अब ऐसे न चलेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और अब इलेक्ट्रॉन कहीं यहां आएगा, है कि नहीं। देखिए पहले जो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा था, अब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। क्लियर बच्चों, यस। और जब अब इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों यहां आएगा तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो चला इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दूरी चला ना बच्चों, ये एक्स्ट्रा दूरी, इसी के कारण हमारा करंट मिलता है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा था बिना बैटरी जोड़े, बैटरी जोड़ने के बाद यहां आया, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया उसके कारण करंट मिला, नहीं। धारा जो मिलेगा वो बस इतना एक्स्ट्रा दूरी के कारण चलेगा, क्योंकि वो वाला दूरी तो बैलेंस हो रहा था, जितना लेफ्ट में उतना राइट में। सब इलेक्ट्रॉन ना क्या होगा कि बैटरी जोड़ने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन में ना अपवाह आना शुरू होगा प्लस की ओर, या बोलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या प्लस की ओर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐसे ऐसे इधर इधर जा रहा था, जो इलेक्ट्रॉन यहां, तो बैटरी जोड़ने के बाद वो भी ना, उस पर भी इधर बल लगेगा और वो भी कहीं इधर शिफ्ट होगा, हल्का इधर, पहले यहां था अभी यहां आया। सब जो इधर जा रहा था वो भी तो इधर शिफ्ट होगा, और जो इधर जा रहा था वो भी इधर हल्का हल्का शिफ्ट होगा। सब इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का शिफ्ट होता है, और इसी एक्स्ट्रा दूरी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट अपवाह बोलते हैं इसी एक्स्ट्रा दूरी को। ठीक है, और इसी एक्स्ट्रा दूरी के कारण करंट मिलता है, और इसी एक्स्ट्रा दूरी चलने का जो वेग होगा या जिस वेग से करंट मिलेगा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जिस वेग से करंट मिला, तो जिस वेग से करंट मिला तो करंट किसके कारण मिला, ये एक्स्ट्रा दूरी के कारण ना। तो इसी एक्स्ट्रा दूरी का वेग, यानी इसी एक्स्ट्रा दूरी को तय करने का वेग जो होता है उसी को बोलते हैं अपवाह वेग। तो ऐसा मत समझिए कि पूरा दूरी के कारण करंट मिलता है, नहीं। हर एक इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर सब हल्का हल्का प्लस की ओर ड्रिफ्ट होना शुरू होगा, अपवाह होना शुरू होगा, और उस वेग को हम लोग बोलते हैं बच्चों अपवाह वेग। ये देखिए, तो पढ़िए अपवाह वेग क्या है। देखिए, चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के बाद इलेक्ट्रॉनों का अपवाह शुरू हो जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि बैटरी जोड़ने के बाद अपवाह शुरू हो जाता है प्लस की ओर, सब इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जाने लगता है। अतः कुल वेग जिससे इलेक्ट्रॉन का अपवाह होता है अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, अब अपवाह वेग का फॉर्मूला कैसे निकलता है समझिए। देखिए, मान के हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चला ना तो आयन से टकराया, तो टकराने के बाद उसका स्पीड जीरो हो गया और जीरो स्पीड से वो चलना शुरू किया। तो आप लोगों ने 9th-10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at, याद करिए। तो v तो होगी अपवाह वेग, फाइनल वेलोसिटी। शुरू में मैंने बोला कि जीरो स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, टक्कर के बाद माना कि तो जीरो हो गया। a त्वरण कितने का आएगा, ए की बात करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए बराबर होता है फोर्स बाई मास 11th क्लास में, एफ बराबर एम में, तो ए बराबर एफ बाई एम, और एफ कितने का होता है तो क्यू इंटू ई। पढ़े हैं ना हम लोग पहला चैप्टर में, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है तो क्यू की जगह पर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अरे भैया वो जो विद्युत क्षेत्र था तार में, हम लोग विद्युत क्षेत्र ऐसे अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन पे इधर बल लगा ना, एफ है,
तो F बराबर Q इंटू ई होता ना, तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो गया, Q की जगह पर स्मॉल ई कैपिटल ई और नीचे में मास। तो देखिए ये हो गया कितना, स्मॉल ई कैपिटल ई, नीचे में इलेक्ट्रॉन का मास मतलब द्रव्यमान इंटू टाइम हो गया रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल जो बोलिए टाउ। तो यहां से यही फॉर्मूला आ गया, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला गया स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ। अगर फॉर्मूला भूल जाएगा तो ये कम से कम याद रखिएगा, v बराबर u प्लस एटी, v हो गया vd के बराबर u हो गया 0, a हो गया फोर्स बाय मास इंटू t की जगह पर टाउ, ये देख लीजिए। तो यहां से निकल गया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी या यूं बोलिए अपवाह वेग की वैल्यू यहां से निकल गई। क्लियर बच्चों? अच्छा एक चीज और, ये जो विद्युत क्षेत्र E आया है इसका जो मान होता है कि इस जो चालक है इसके किनारों पे वोल्टेज हमारा V है और चालक का लंबाई हमारा L है, ठीक है। तो इसका जो मान कभी कभी विद्युत क्षेत्र E का मान वोल्टेज बाई L भी लिखा जाता है, ये देख लीजिए। तो ऐसे ही फॉर्मूला ये पढ़े हम लोग, E बराबर V बाई L। अरे भैया E बराबर पढ़े ना, E बराबर माइनस डो V बाई डो R। हम लोग तो पूरा कोई भी बैच हमसे पढ़े होंगे तो सब कुछ पढ़े होंगे, कोई भी बैच मैं तो पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को। तो E बराबर माइनस डो V बाई डो R से ये नहीं पढ़े हैं कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र तो V बाई L डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो E के जगह पर V बाई L भी लिख सकते हो, बस कुछ नहीं, E की जगह पर V बाई L लिखा गया। चाहे तो आप फार्मूला रट लीजिए अगर रटने तरीके से पढ़ें तो, नहीं तो मैंने वजह भी बता दिया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसमें न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है कि विद्युत धारा I और अपवाह वेग Vd के बीच संबंध क्या है। I और Vd के बीच संबंध, ठीक है। तो I इक्वल टू होता है NEA Vd, जहां क्या होता है समझिए, जैसे मान के चलिए कोई चालक है, ठीक है, इससे धारा मान लीजिए I बह रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का अपवाह होगा जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो करंट बहेगा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। तो इस मान लीजिए कि चालक के प्रति एकांक आयतन यानी एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो I इक्वल टू NEA Vd होता है, जहां n क्या हो गया, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, A हो गया इसका क्षेत्रफल और Vd हो गया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज। तो ये भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, और इसी का सबसे लास्ट वाला टर्म जो बच गया, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मोबिलिटी जिसे बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है एक बात हमको बताइए, इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि करंट क्यों बहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, यानी अपवाह वेग के कारण। अपवाह वेग क्यों आता है इलेक्ट्रॉन में, पहले वेग तो पहले से भी था जब बैटरी नहीं जोड़े थे तब भी, लेकिन अपवाह वेग क्यों आया। अपवाह वेग इसलिए आया क्योंकि चालक में हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी बैटरी जोड़ा, उसी कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया और उसके बाद करंट बहा, ठीक ना। तो जो हमारा गतिशीलता होता है वो होता है कि एक विद्युत क्षेत्र के कारण कितना अपवाह वेग आएगा। जैसे मान के चलिए कि E विद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई किया तो उसके कारण आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, तो E के कारण Vd, तो एक विद्युत क्षेत्र रहता तो कितना आता Vd बाई E, और इसी को बोलते हैं गतिशीलता, दिखाते हैं म्यू चिन्ह से, दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यही होती है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अपवाह वेग है या ऐसा अपवाह वेग है जो इसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी कि जब एक विद्युत क्षेत्र हो, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो बच्चों, उस समय जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं, ठीक है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिए नोट में, देख लीजिए विद्युत धारा तथा गतिशीलता के बीच संबंध। तो देखिए यही फॉर्मूला हो गया, देख रहे हैं, म्यू इक्वल टू Vd बाई E, Vd बाई, चाहे तो Vd की वैल्यू भी पुट कर सकते, रख सकते हैं। अभी हम लोग V बराबर U प्लस एटी से पढ़े, U हो गया 0, A की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल E बाई M यानी F बाई M, ये ऊपर में F नीचे में और T के जगह पर टाउ। तो ये हो गया Vd की वैल्यू नीचे में E से E कट जाएगा तो स्मॉल ई M बाई टाउ ऐसे भी आ जाएगा, स्मॉल ई बाई M इंटू टाउ, ये भी बोल सकते, चाहे ये बोलिए Vd बाई, मेनली फॉर्मूला तो Vd बाई E है ना, लेकिन Vd का मान रख दिए तो एक नया सूत्र निकल गया बस। और एक और है कि I और म्यू के बीच संबंध, तो यही बड़ा हार्ड चीज नहीं है। I इक्वल टू NEA Vd, तो अभी आपने पढ़ा ना NEA Vd, यहां पे इसका मान रख दीजिए Vd का। देखिए म्यू इक्वल टू होता है Vd बाई E, ठीक है, तो यहां से अगर Vd निकालेंगे तो म्यू E, तो I इक्वल टू NEA और Vd की वैल्यू म्यू E। यहां से भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखिए फॉर्मूला आ गया, ये बोला। तो बच्चों ये अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, देखिए यहां पे तो यही एक फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू Vd बाई E, बस यही एक फॉर्मूला है। अब बाकी तो पुट मान रख के तो वैसे तो बहुत सारा फार्मूला बन जाएगा, और वैसे यहां भी बस एक फार्मूला ये है
VD का मान, और एक I बराबर NEA VD बस। तो एक I बराबर NEA VD रखना है, एक VD का ये वाला मान रखना है। चाहे तो विद्युत क्षेत्र E का मान वोल्टेज बटा तार की लंबाई भी रख सकते हैं, सेम चीज है। और एक ये म्यू बराबर VD बाई। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध, ओम का नियम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो पहले ओम का नियम जल्दी से पढ़ा देता हूं, फिर प्रतिरोध पढ़ा दूंगा कि कैसे कैसे प्रतिरोध आया। पहले ओम का नियम समझिए। देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम जानते हैं ना आप लोग जी, पढ़े होंगे ना पहले। क्या कहता है ओम का नियम कि अगर हमारे पास कोई भी चालक है, ठीक, तो आपको यह बात तो पता होगा कि चालक में अगर हम वोल्टेज भी अप्लाई कर दिए, यहां से यहां वोल्टेज भी जोड़ दिए, विभवांतर भी अगर जोड़ दिए, चालक में देख लीजिए विभवांतर अगर भी जोड़ दिए, और इससे वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो आपको ओम के नियम के अनुसार एक बात तो पता होगा, सबको पता होता है क्या, कि विद्युत धारा जो I होगा ये वोल्टेज का समानुपाती होगा। सही बोल रहा हूं बच्चे। अब सोचिए तो आपके दिमाग में ना आ रहा है ऐसा कि जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी जितना ज्यादा हम वोल्टेज यहां लगाएंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। सोचिए ये बात, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। वोल्टेज बहुत कर देंगे तो करंट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो यही तो होता है ओम का नियम। तो ओम का नियम कोई बहुत बड़का चीज थोड़ी है। आप भी घर में सोच सकते हैं कि भाई बस सच में जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा, यानी I भी का समानुपाती है। या यूं बोलिए बच्चों कि भी I का समानुपाती होगा। देख लीजिए, या तो बोलिए I भी का समानुपाती बच्चा लोग, या बच्चा लोग बोलिए भी जो है वो I का समानुपाती। और आपको पता है कि कोई फार्मूला समानुपाती चिन्ह के बदले बराबर में लिया जाए तो बराबर लेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट R आता है, तो V बराबर RI बोलिए या V बराबर IR बोलिए, जो भी बोलिए। यही ओम का नियम, जहां R होता है इस चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम का नियम आपको समझ में आ गया। क्या कहता है कि जो धारा होता है वो विभवांतर का समानुपाती होता है। लेकिन ओम के नियम में एक दो चीज होता है। पहला जानते हैं, ओम का नियम कहता है ना कि तापमान एक समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तापमान बदलेगा ना तब प्रतिरोध R का मान बदल जाएगा चालक का। तो R का जब मान बदलने लगेगा तो सिर्फ V और I समानुपाती नहीं रह जाएगा, बल्कि R का भी मान बदलेगा। इसलिए कहा जाता है ओम के नियम में कि धारा जो है वो वोल्टेज का तो समानुपाती होगा, लेकिन उसके लिए तापमान एक समान होना चाहिए ताकि प्रतिरोध ना बदले। तो पहला मेरे बच्चों ओम के नियम का जो सीमा है या कंडीशन है या शर्त है वो ये है कि तापमान सेम होना चाहिए। पहला है मेरे बच्चों कि तापमान जो है ये सेम होना चाहिए, एक समान। और दूसरा कंडीशन जानते हैं, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि I भी का समानुपाती होता है, तो ये सिर्फ चालक के लिए सही है, अर्ध चालक वगैरह के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक, यस, क्लियर, ओके। अच्छा एक चीज और, अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं V और R का, तो देखिए V बराबर RI तो होता है, या IR या RI जो भी बोलिए। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो अगर V को हम Y अक्ष पे दिखाएं और I को X अक्ष पे दिखाएं, तो क्या ये R हमारा एम यानी स्लोप का काम नहीं करेगा, ढाल का? आप पढ़े भी होंगे मैथ में, ये सीधा रेखा, सरल रेखा का ग्राफ V बराबर I इंटू R से देखिए Y बराबर MX का ग्राफ है, यानी कि V बराबर RI का ग्राफ जो होगा वो सरल रेखा होगा, सीधा रेखा। ऐसे देखिए, अगर इस पे हम वोल्टेज भी दिखाएंगे, इसमें I दिखाएंगे, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा बच्चों वो सरल रेखा होगा, सीधा रेखा। देख रहे हैं? और ये सरल रेखा का जो सीधा रेखा का जो ढाल है एम, ढाल किसको बोलते हैं? टैन थीटा को। आपको पता होगा कि ग्राफ जो I के साथ यानी X अक्ष के साथ जितना कोण बना था उसके टैन थीटा को ढाल बोलते हैं। वही टैन थीटा स्लोप है, यानी और वो प्रतिरोध के बराबर है। तो हो सकता है जो बच्चे मैथ वगैरह थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि बस इतना दिमाग में रखिएगा कि V और I के बीच ग्राफ सरल रेखा होता है ओम के नियम के अनुसार। अगर Y अक्ष पे भी दिखाते और X अक्ष पे I दिखाते हैं, तो ये जो क्या बोलता है ग्राफ है, ये I के साथ जितना कोण बना रहा है, I के साथ, उसका टैन थीटा का मान प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बाद दो चीज और होता है, एक ओमीय परिपथ, समझिए, एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनओमीय या अओमीय, जो भी अनओमीय परिपथ, इंग्लिश में ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। क्या होता है ये ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ? समझिए, ओमीय परिपथ वो होता है जो ओम के नियम को पालन करे। हो सकता है 2 नंबर सब्जेक्टिव में आ जाए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताइए ओमीय परिपथ क्या होता है। तो वो परिपथ जिसमें करंट अगर बहा रहे हैं, करंट बहाएंगे ना परिपथ में बैटरी तार वगैरह जोड़ के, तो वो जो ओम के नियम को पालन करे, पालन करे कहने का मतलब क्या? ओम के नियम को पालन करे कहने का मतलब जिसमें I और V समानुपाती हो, या यूं बोलिए कि I और V के बीच का ग्राफ सरल रेखा हो।
या यूं बोलिए कि आई और भी का जो अनुपात है, देखिए यहां से अगर भी वाई आई निकालूंगा, भी वाई आई, यहां से भी वाई आई इधर डिवाइड में भेजूंगा तो आर के बराबर होगा नहीं, तो भी और आई का अनुपात प्रतिरोध के बराबर यानी एक समान आए, कांस्टेंट आए। तो जो बोलना है वो बोलिए। तो ओमिया परिपथ वही होता है जो ओम के नियम को पालन करता है, मतलब आई भी का समानुपाती हो, या आई भी का ग्राफ सरल रेखा हो, या फिर इन दोनों का अनुपात प्रतिरोध के बराबर हो, ठीक है। और अनओमिया परिपथ जो ओम के नियम को पालन न करे। तो जितना भी चालक है सब ओमिया परिपथ होता है, ओम के नियम को पालन करता है। लेकिन जो अर्धचालक है, जैसे कि अर्धचालक के कहना मतलब GaAs हो गया, या सेमीकंडक्टर, जितना भी सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या फिर डायोड या फिर जर्मेनियम, तो वो सब मेरे बच्चों अनोमिया परिपथ होता है, वो ओम के नियम को पालन नहीं करता। ठीक है, क्लियर? इतना पहले क्लियर? पहले इसको देख लीजिए फिर हम लोग प्रतिरोध में आएंगे। चलिए पहले ओम का नियम देख लीजिए। देखिए ओम का नियम पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया कि स्थिर तापक्रम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, आई भी समानुपाती होता है, देख लीजिए। ठीक है, दूसरा मेरे बच्चों देखिए इसके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो भी मैंने लिख दिया सरल रेखा। और वही मैंने बोला कि सरल रेखा आई के साथ जितना कोण बनाएगा उसका tan थीटा, जो कोण बनाएगा जितना थीटा उसका tan मान जो होगा वो प्रतिरोध के बराबर होगा। ओमिया नोमिया परिपथ भी मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में समझिए कि प्रतिरोध पहले आता क्यों है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, आता क्यों है, कितना होता है, कैसे क्या होता है, वो जान लीजिए। मजा आ रहा है ना? मतलब 1-1.5 घंटा अगर मन मार के बैठ जाएंगे ना बच्चों तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है। समझिए प्रतिरोध, हम लोग जब से विद्युत धारा पढ़ना शुरू करते हैं तब से प्रतिरोध पढ़ना शुरू करते हैं कि तार में प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। क्या होता है ये रेजिस्टेंस का मतलब? तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी तार से करंट बहता है ना तो उसके करंट बहने में रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन रुकावट उत्पन्न क्यों होता है, समझिए क्यों उत्पन्न होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास ये तार है, ओके, यस, तो अभी ना मैंने बताया हमार बबुआ कि इसमें खाली मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बबुआ, की आयन भी होता है, छाल आयनों ना होता है, छाल, क्योंकि परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया, बाहर जो निकला वो, लेकिन आयन बच ना जाएगा, छाल। यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों तो समझिएगा मेरी बात को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से, कि अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और आपने इसमें बैटरी जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जाना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही प्लस की ओर जाएगा यहां टकरा जाएगा आयन से, फिर टकरा जाएगा आयन से, फिर टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर टकरा जाएगा, ऐसे टकरा के हो सकता है इधर आए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है और चलने के दौरान जो आयन से टकराने के कारण रुकावट उत्पन्न हो रही है, इसी के कारण तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चले तो इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकरा जाता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, चलने लगता है, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में या धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है वो तो समझ में आ गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भी टक्कर होता है और आयनों से भी टक्कर होता है, उस टक्कर के कारण जो रुकावट उत्पन्न होता है उसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, यस, चलिए ठीक है। अब प्रतिरोध निर्भर किस किस चीज पर करेगा? देखिए, तो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, जितना लंबा तार रहेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही लंबा दूरी करके गुजरना है। तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का समानुपाती होता है, जितना लंबा तार उतना। अच्छा, इस क्षेत्रफल पे नहीं निर्भर करेगा, तार के क्षेत्रफल पे सोचिए। तो तार अगर पतला है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कठिन होगा, लेकिन तार अगर मोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा इधर उधर टकरा के। तो अगर तार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहां अच्छे से करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, मतलब पास करेगा, गुजरेगा, प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो तार अगर मोटा है तो यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, अच्छे से करंट भरा है, यानी प्रतिरोध कम है, तो जो प्रतिरोध होगा वो क्षेत्रफल का हो गया व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। और तीसरा जो निर्भर करता है ना प्रतिरोध, वो निर्भर करता है पदार्थ के प्रकृति पे, कि तार हमारा लोहा का है, चांदी का है, एल्युमिनियम का है, नहीं सबसे सेम तरह का करंट थोड़ी बता है। कॉपर से, तांबा से अलग तरह से है, लोहा में ज्यादा रुकावट उत्पन्न होता है, चांदी में बहुत कम रुकावट उत्पन्न होता है। तो जो पदार्थ की प्रकृति है उसको बताने के लिए एक पद आता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी पर भी निर्भर करता है, उसको रो से दिखाते हैं, ये देखे तो ये एक तापमान पर भी निर्भर करता है, उसके बारे में भी मैं इधर पढ़ाता हूं। लेकिन मेनली ये 3 चीज है, किस किस चीज पे? तार के लंबाई पे, ठीक, दूसरा क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल ज्यादा या कम रहेगा तो अलग अलग प्रतिरोध होगा, और एक पदार्थ का प्रकृति जिसको रो से बोलते हैं, रो को बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टिविटी, हिंदी में प्रतिरोधकता।
तो जो R होता है बच्चों ये समानुपाती होता है किसका किसका, रो का भी और L का भी, और A का होता है बबुआ व्युत्क्रमानुपाती। और हमारे सारे बच्चों को पता है कि कोई फॉर्मूला इस समानुपाती चिन्ह के बदले बराबर चिन्ह में यूज किया जाता है, और जैसे यहां हम बराबर करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट एंट्री मारेगा, और कांस्टेंट यहां 1 एंट्री मारता है, तो हो गया R बराबर रो इंटू एल बाई ए। एक फार्मूला हो गया प्रतिरोध निकालने का। अगर पदार्थ का प्रतिरोधकता पता है, तार की लंबाई पता है, तार का क्षेत्रफल पता है, तो आप उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, प्रतिरोध, अच्छा यहां से प्रतिरोधकता जो रो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, रो का, देखिए रो का अगर एसआई मात्रक निकालना हो तो रो बराबर होगा क्या, आर इंटू ए बाई एल, यही ना, आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो आर का एसआई मात्रक ओम, ठीक, ए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लेंथ लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो गया ओम मीटर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, यस ओम मीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे कि बात यह है कि हम लोग जानते हैं या आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि किसी भी चालक, चाहे लोहा हो या एल्युमिनियम हो, उससे अगर बना कोई तार है और हम तापमान बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर मान कर चलिए मेरे बच्चों हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है जानते हैं, प्रतिरोध बढ़ जाएगा लोहा का, यानी उससे बढ़िया से करंट पास नहीं करेगा। तो पहले समझिए क्यों, रियलिटी में समझिए क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिरोध आता क्यों है, जब चलता है इलेक्ट्रॉन तो टक्कर होता है उसके कारण आयन से और खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन से, ठीक। तो जब एक तो ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खुचपुचा के चल रहा था, और जब तापमान बढ़ा दिए तो उससे क्या होगा कि जो पहले हल्का हल्का टकरा रहा था, अब इतना इसे अपने में टकरा जाएगा कुल इलेक्ट्रॉन के, और अच्छा से नहीं पास करेगा, और अच्छा से प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए तो याद रखिएगा कि चालक का अगर तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। और वहीं अगर अर्धचालक की बात करूं, सेमीकंडक्टर का, तो इस समय क्या होता है जानते हैं अर्धचालक में, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही काफी कम होता है, बहुत कम है। तो इसमें तापमान बढ़ने से ना बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो और ज्यादा आवेश प्रवाह होता है यहाँ। तो यहाँ पे तापमान बढ़ने से मेरे बच्चों अच्छे से करंट पास करता है, यानी प्रतिरोध अर्धचालक का कमता है। तो ये चालक और अर्धचालक में अंतर हुआ, ठीक है। तो अब एक बात और आती है कि एच मानी छले को बात बताइए। अब तो बता दिए कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और समझा भी दिए कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगेगा जल्दी 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 जल्दी, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो तो समझने के लिए चीज है। लेकिन सर प्रतिरोध जो आपने बताया कि एक रो एल ए पर निर्भर करता है, तो इन तीनों में ऐसा कौन सा चीज है जो बदल जाता है कि प्रतिरोध बदल जाता है सर? और आपका कहना भी सही है ना, इन तीनों में कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो बदल जाता होगा, तो प्रतिरोध बदल जाता होगा। तो जानते हैं क्या होता है बच्चा, कि देखिए कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर तार की लंबाई बदल गई, बच्चे को लगता है कि तापमान बढ़ने से लंबाई बदल गई या क्षेत्रफल बदल गया। नहीं, लंबाई और क्षेत्रफल अगर बदलेगा भी तो बहुत ना के बराबर, तो इन दोनों के बढ़ने से तो प्रतिरोध बदलेगा नहीं, बल्कि क्या होता है जानते हैं, जो मैंने अभी बोला कि जो रो है प्रतिरोधकता, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, लोहा का अलग, चांदी का अलग, तांबा का अलग। मतलब अगर आप लोहा इतना बड़ा लीजिए या इतना बड़ा लोहा लीजिए, दोनों का प्रतिरोधकता सेम होगा। लेकिन एक चीज पर और निर्भर करता है, ये तापमान पे। तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ जाता है चालक का। जैसे एक लोहा लीजिए इतना बड़ा, दूसरा लोहा लीजिए इतना बड़ा, और एक को रखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक को रखिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका प्रतिरोधकता ज्यादा होगा 500 वाले का। तो प्रतिरोधकता यानी कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध तो बढ़ गया, इसलिए क्योंकि रो बढ़ गया, प्रतिरोधकता बढ़ गया। समझ गया ना? अच्छा एक चीज और बता दूं कि बच्चे कभी कभी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता यानी आर और रो में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए और एक इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का प्रतिरोधकता सेम होगा, क्योंकि वो पदार्थ पे निर्भर करता है। हाँ, तापमान अगर अलग अलग दोनों का कर देंगे तब तो फिर प्रतिरोधकता अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्रतिरोधकता किस किस चीज पर निर्भर करता है, एक तो पदार्थ पे और एक तापमान पे, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और समझ लीजिए फॉर्मूला, कि मान लीजिए शुरू में तापमान T0 था चालक का, क्योंकि ये फॉर्मूला तो 9th वगैरह में भी 10th में भी पढ़ना था, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं ये 10th में नहीं पढ़ना है, और इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी दिखता है, एनसीईआरटी में भी है, कि शुरू में तापमान हमारा मेरे बच्चों T0 है, ठीक, और उस समय का जो प्रतिरोध है T0 पे जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए हमारा R0 है शुरू में, क्योंकि तापमान बढ़ने से तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब तापमान हमने T कर दिया,
बदल के, चेंज करके, या बढ़ाकर घटाकर, जो भी प्रतिरोध टी कर दिया, तापमान टी कर दिया, तो प्रतिरोध ही बदलेगा। तो अब जो प्रतिरोध है बच्चों वो आर हो गया, चेंज होकर आर नॉट से आर हो गया। यानी शुरू में प्रतिरोध आर नॉट था, अब आर हो गया। तो आर का जो मान होता है वो होता है आर बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए यही आर का मान होता है बच्चों, देख लीजिए प्रतिरोध आर का जो मान होता है वो आर बराबर होता है आर नॉट, मतलब जो बाद का प्रतिरोध आर है, ये शुरू का प्रतिरोध आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा को बोलते हैं ताप गुणांक प्रतिरोधकता का, और डेल्टा टी मतलब होता है तापमान में बदलाव। यानी इसको और बड़ा लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर आर नॉट, यानी बाद का प्रतिरोध बराबर शुरू का प्रतिरोध इंटू 1 प्लस अल्फा और टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी मतलब वही तापमान में बदलाव। ये देखिए ये सब पे क्वेश्चन जब तक न्यूमेरिकल नहीं ना करेंगे अच्छे से फील नहीं आएगा बच्चों। और मुझे पता है कि कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके बारे में बोलना तो सही नहीं होगा, या तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं या पढ़ाते नहीं है, रियलिटी है। वो आएंगे बस क्वेश्चंस करवा देंगे लिख के और उसको बता देंगे और बस निकल जाएगा। या यूं बोलिए कि कई बार तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं मिला तो वो क्या कर रहे हैं कि गेस्ट पेपर वगैरह या अलग अलग इंटरनेट से क्वेश्चन कॉपी करके बस उसको पढ़ पढ़ के बोल दे रहे हैं। उनको भी नहीं पता है कि ये क्या है। अगर उनको ये पूछ दिया जाए कि कैपेसिटर जो संधारित्र है उसका श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C1/C2 होता, C1 + C2 होता है समांतर क्रम में तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम में वो C1/C2 बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे टीचर को मैं यूट्यूब पे देख चुका हूँ और अच्छे अच्छे हम लोगों से ज्यादा फेमस है वो काफी फेमस है, क्योंकि उनका काम ही बस वही होता है जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ना करवा देते हैं। तो जल्दी जल्दी करना से क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बस प्रैक्टिस करते हैं, समझने से उनको मतलब कई बार नहीं ना होता है, या कई बार बच्चे पहले से समझे हुए होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो होते हैं। खैर बात छोड़िए, तो इस सब पे क्वेश्चन करना पड़ेगा और उसके लिए कोर्स में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। देख लीजिए वही प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है वो लिखा हुआ है। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे। फॉर्मूला अगर ये सबसे निकाल लेंगे बच्चों तो फॉर्मूला निकल जाएगा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है बच्चों, तीनों को अगर मिला लेंगे तो देखिए आर बराबर रो इंटू एल बाई बन जाएगा, जहां रो होता है प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बताया कि तापमान पर भी निर्भर करता है, देख लीजिए तापमान पर भी, तो तापमान पे R बराबर होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वही चेंज इन टेम्परेचर। तो आप इसे चाहे ना तो लिख भी सकते हैं, देख लीजिए चाहे तो लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है, और इसको भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रतिरोधकता के बारे में मैंने बात किया कि प्रतिरोधकता क्या, तो वही मैंने बताया कि पदार्थ पे निर्भर करता है और तापमान पे निर्भर करता है। एसआई मात्रक अभी मैं निकाल के दिखाया कि ओम मीटर होता है इसका एसआई मात्रक, देख लीजिए ओम मीटर होता है। अच्छा एक बात और बच्चों कि कभी कभी बोलता है ना कि प्रतिरोधकता का मान किसके बराबर होगा वो बताइए, तो खुद देखिए तो R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, और किसी भी पदार्थ का आपको रो निकालना है, प्रतिरोधकता निकालना है, तो सोचिए तो उस पदार्थ का एक तार लीजिए जिसका लंबाई L 1 मीटर हो, L की वैल्यू 1, ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है बच्चों वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो सोचिए तो L भी 1 A भी 1, तो दोनों अगर 1 है तो R की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यानी बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होगा तब जब उस पदार्थ का लंबाई भी 1 मीटर, क्षेत्रफल भी 1 मीटर। अगर L और A दोनों 1-1 हो जाए तो R का मान रो के बराबर, या जो रो होगा प्रतिरोधकता वो उस समय के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता के बाद एक पद और आता है चालकता। यहां देखिए चालकता, तब प्रतिरोधकता जो होता है ना 1 चालकता के बराबर होता है। तो अगर दोनों का गुना करेंगे सिग्मा इंटू रो, देख लीजिए रो इंटू सिग्मा तो 1 हो जाएगा। सिग्मा है, चालकता को दिखाते हैं सिग्मा को, प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं। ठीक है, यहां देखिए लिखा प्रतिरोधकता रो बराबर 1 चालकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग ना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, वो मैं आपको समझा देता हूं, और समझाने के बाद ना वो आपको फिर मैं लिखा हुआ यहां पे दिखा दूंगा, तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ भी जाए। चलिए समझ लीजिए, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बिल्कुल पता है उसी के जैसा हम लोग पढ़े थे संधारित्र में, वैसे ही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में मेरे बच्चे देखिए प्रतिरोधों को एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा जोड़ते हैं, समझ रहे हैं आप, ऐसा करके जोड़ते आप देखोगे तो पता चलेगा एक तरफ बैटरी का प्लस एक तरफ बैटरी का माइनस, देख लीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि
अगर बैटरी से आई धारा निकला, ये प्रतिरोध अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो पहली बात कि अगर आई धारा निकला तो सबसे धारा सेम बहेगा, क्योंकि कहीं धारा बट नहीं रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो वो V वोल्ट का बैटरी यहां और यहां से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कभी कभी बच्चों को लगता है कि अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो इसका भी वोल्टेज भी, इस प्रतिरोध का भी वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब विभवांतर, इसके सिरों पर भी विभवांतर भी और इसके सिरों पर भी विभवांतर भी, जबकि ऐसा नहीं है। यहां से लेके यहां तक का विभवांतर भी है। अगर मान के चलिए पहला प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V1 है, दूसरा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और तीसरा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V3 बच्चों, तो जो V का मान होगा, यानी जो कुल यहां से यहां विभवांतर होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर प्लस इसका विभवांतर। क्लियर बच्चों? तो V का मान जो हो जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। पहला बात समझ में आ गया ये। दूसरा बात भी समझ में आया कि सब में धारा सेम हो जाएगा। तीसरा बात की जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना, तुल्य प्रतिरोध देखिए लगातार जुड़ा हुआ है, तो इस समय जो तुल्य आता है R इक्विवेलेंट या R तुल्य, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। और इसी वजह से अगर तुल्य प्रतिरोध का मान देखेंगे तो ये जो R1 R2 R3 का जो अलग अलग मान है उससे ज्यादा आएगा, यानी अधिकतम सबसे ज्यादा तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो श्रेणी क्रम में। ठीक है बच्चों? यस, ठीक है। चलो एक पॉइंट और इसमें है, समझिए। देखिए तो V बराबर I इंटू R तो हर एक प्रतिरोध के लिए है, तीनों के लिए, ठीक। और I तो सबसे सेम बह रहा है, ठीक। तो जिसका R ज्यादा होगा उसका V भी ज्यादा होगा, यानी इन तीनों में जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उस पर ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। वैसे ही होता है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। मैं ज्यादा इस पे समय नहीं दे रहा हूं श्रेणी क्रम और समांतर पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ये सब, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें हर एक प्रतिरोध बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखिए R1 भी देखिए डायरेक्ट ऐसे टू टू, R2 भी देखिए टू इधर से ऐसे टू और इधर से ऐसे टू, R3 भी देखिए टू। तो अगर सब बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि वहां नहीं जुड़ा हुआ था, हाँ एक किनारा बैटरी से दूसरा किनारा इससे नहीं जुड़ा हुआ था, तो अगर ये V वोल्ट का बैटरी तो इसका भी विभवांतर भी, इसका भी विभवांतर भी, इसका भी, तीनों का वोल्टेज सेम होगा क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो सबका विभवांतर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी विभवांतर इसमें सेम होता, उसमें सबका धारा सेम था। ठीक है, अब अगर यहां से I करंट गया, इस तार से बैटरी से I करंट निकला, तो इधर I1 टूटेगा, इधर I2, इधर I3। तो जैसे वहां पे वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 टूटा, यहाँ I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, समझिएगा तीसरा पॉइंट को भी, कि इस समय जो तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है वो ऐसे आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1। जब प्रूव करेंगे ना डेरिवेशन, जो आप लोगों का जो नया वाला एमिंग आई ऐप है उसमें पूरा मैं डाले हुए हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है मेरे बच्चों, ठीक है, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 4 रहेगा तो 1/R4 ऐसे आएगा। तो इस समय जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना इस फार्मूला से, 1/R को निकाल के पलटेंगे, जैसे इससे निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा, इसको पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो आएगा R1 R2 R3 तीनों से कम होगा, न्यूनतम होगा, सबसे कम प्रतिरोध। और चौथा कि देखिए तो V बराबर I इंटू R है, तो V तो सब प्रतिरोध के लिए तीनों के लिए सेम है यहाँ पे, तो जिसका R ज्यादा उसका I कम, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उससे कम धारा प्रवाहित होगा यहाँ। चलिए तो देख लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन का वो पॉइंट जो मैंने बताया सब आप देख सकते हैं यहां से, ओके। और समांतर क्रम संयोजन का जो पॉइंट मैंने बताया यहां से देख सकते हैं आप, जल्दी से देख लिए। चलिए ठीक है, ओके। अब बच्चों एक दो चीज और होता है, एक अंतः प्रतिरोध, सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, और एक किरचॉफ्स का नियम। ठीक है, दो तीन चीज है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे तापीय प्रभाव और विद्युतीय यंत्र में। ठीक है, पहले इसको पढ़िए। देखिए अंतः प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे कोई बैटरी आपने बनाया, तो बैटरी के अंदर जो पदार्थ आप यूज करेंगे, जैसे केमिकल यूज करिएगा, रॉड यूज करिएगा, और लिक्विड यूज होता है। अगर वो बैटरी की बात करें तो सब में अलग अलग तरीके का केमिकल्स वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो जब धारा बहेगा, तो मैंने बताया ना कि धारा अगर इधर से निकलेगा तो घूमते हुए बैटरी में भी आएगा। तो जो धारा बहेगा हमारे बच्चे, एक बात हमको बताइए, उसमें जो अंदर में पदार्थ है वो भी तो रुकावट डालेगा कुछ ना कुछ धारा को बहने में। तो जो अंदर का पदार्थ जो रुकावट डालता है और उसके कारण जो प्रतिरोध आता है, उसी को बोलते हैं अंतः प्रतिरोध। ठीक,
और सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? तो अगर कोई बैटरी आपने 10 वोल्ट का बनाया, मान लीजिए 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ईएमएफ विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, तो जब बैटरी को यूज करने लगेंगे ना, यानी बैटरी से जब करंट लेंगे तो होता क्या है कि जैसे बैटरी से करंट लेंगे तो एक तार यहां जोड़ेंगे बैटरी में, एक तार यहां जोड़ेंगे पीछे, प्लस में माइनस में जोड़ेंगे, तो जो बैटरी का सिरा जो दोनों है, ये दोनों, यहां जो वोल्टेज मिलेगा 10 से कम मिलेगा, कुछ हो सकता है 8 वोल्ट मिले, 7 वोल्ट मिले। और मेरे बच्चों क्या होता है कि अगर बैटरी को वहीं चार्ज करेंगे, कोई बड़ा बैटरी से ऐसे चार्ज करेंगे मतलब बैटरी में करंट आएगा ऐसे, प्लस देखिए डिस्चार्ज करने का मतलब प्लस से करंट निकलेगा और चार्ज करने का मतलब प्लस में करंट आएगा। तो बैटरी के जब प्लस में करंट आएगा तो उसमें अगर ये 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल का है तो सिरा के बीच का वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों समय घटा, जब इसको यूज करना है बैटरी को तो उस समय 10 के बदले 8 वोल्ट दे रहा है, जब इसको खिलाना है, चार्ज करना है, तो 10 वोल्ट के बदले 12 वोल्ट के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों जो सिरा के बीच अलग अलग, जो मैंने बोला कि जितने वोल्टेज का उससे अलग मिलता है, चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय कम मिलता है और चार्जिंग के समय ज्यादा मिलता है, वो अंतः प्रतिरोध के कारण मिलता है ऐसा। और अगर ई विद्युत वाहक बल का बैटरी और उससे आई धारा बह रही है और अंतः प्रतिरोध आ रहे, तो इस समय सिरा पर जो वोल्टेज मिलेगा वो ई माइनस आई आर मिलता है। हम लोग ये सब डिटेल कोर्स में सब कुछ पढ़ाए कि कैसे कैसे मिलता है जो, ठीक है। और इस समय मेरे बच्चों जब इसमें धारा आएगा, यानी बैटरी जब चार्ज होगा, तो इस समय E प्लस आई आर मिलेगा, जहां यानी कि यहां पे आई आर कम मिलेगा विद्युत वोल्टेज और यहां पे आई आर ज्यादा मिलेगा वोल्टेज। समझ में आया कि सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? कि अगर किसी बैटरी में जो अंतः प्रतिरोध है, जिसको हम लोग खत्म कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, तो जितना रियली में बैटरी का वोल्टेज देने का क्षमता है उससे वो कम क्षमता देता है जब उसको उपयोग करते हैं। तो चार्ज करते वक्त उसके सिरा के बीच का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है विभवांतर, तो वही सिरों के बीच का विभवांतर होता है। ठीक है, अगर अंतः प्रतिरोध स्मॉल आर और धारा आई बह रही है बच्चों, तो उस समय जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ई माइनस आई आर होगा और जब चार्ज हो रहा है तो ई प्लस आई आर। देखिए यहाँ ई प्लस आई आर लिखा हुआ है और यहाँ ई माइनस आई आर। जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किरचॉफ का नियम। देखा जाए बच्चों किरचॉफ का नियम, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किरचॉफ ना एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने धारा से संबंधित ना 2 नियम बताया, विद्युत धारा से संबंधित, करंट से संबंधित 2 नियम बताया। अब वो 2 नियम क्या है समझिए, देखिए ठीक है। और ये किरचॉफ का नियम जब यूज होता है जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारा आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, जैसे देखिए साधारण परिपथ है कि एक प्रतिरोध यहां जोड़ दिया, एक प्रतिरोध ऐसे करके यहां जोड़ दिया, पूछ रहा है धारा वगैरह, तब तो हम निकाल लेंगे आसानी से टोटल प्रतिरोध निकाल के। लेकिन बीच में एक बैटरी यहां जोड़ दिया, बीच में एक बैटरी यहां जोड़ दिया, बीच में एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, तो जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड परिपथ, तब जाके किरचॉफ का नियम यूज होता है। वो न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आपको आएगा अच्छे से। तो अभी मैं किरचॉफ का नियम, देखिए किरचॉफ का 2 नियम होता है। पहला नियम क्या है, किरचॉफ के पहला नियम को धारा का नियम भी बोलते हैं। वो ये कहता है कि कोई भी जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां 2-3 तार आया, जैसे एक तार ये आया, एक तार आया, 2 तार, एक कम से कम 3 तार, और भी हो सकता है 4 तार भी हो सकता है, 5 तार भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई तार ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया तो इसको नहीं बोलते हैं जंक्शन, समझे, उसको नहीं बोलते संधि। जंक्शन का मतलब होता है कि कम से कम वहां 3 हो, समझे ना, अगर इधर से 2 आया तो एक ऐसे। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर जंक्शन पे जितना धारा आया, जैसे इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 गया, तो पहला नियम कहता है कि जितना धारा आ रहा है, अगर I1 I2 आ रहा है तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 के बराबर होगा। यही कहता है किरचॉफ का पहला नियम। फिर से सुनिए पहला नियम क्या कहता है, किसी संधि पे जितना आने वाला धारा उतना जाने वाला धारा। इतना हवा क्यों बना के रखे हैं जी, हम लोग इसको अपने नहीं सोच सकते हैं जी कि सच में किसी संधि पे जितना धारा आएगा उतना जाएगा, गायब हो जाएगा बीच में। अगर इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 6 एम्पियर, तो 2 + 6 8 एम्पियर नहीं इधर से जाएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी एग्जाम में पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, यानी कि जितना आने वाला I1 प्लस I2 उतना जाने वाला I3 के बराबर होगा। ठीक है, कभी कभी इस I3 को इधर कर देगा, तो इधर कर देगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे लिखेगा I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0, ऐसे भी लिखा रहता है। तो ऐसे लिखता है तो ऐसे बोलेगा कि जंक्शन जो यहाँ है, यहाँ पे धारा का कुल बीजगणितीय योग 0 है। मतलब कि जो आ रहा है उसको प्लस मिलेंगे करंट को, जो जा रहा है उसको माइनस मिलेंगे तो 0। लेकिन उससे बेहतर जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और जो मैंने लिखा भी है, सेम है दोनों,
वो ये लिखा हुआ है कि संधि पे जितना आने वाला धारा रहेगा उतना जाने वाला, ठीक है। और जानते हैं किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। समझते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत कि क्या कहता है कि आवेश को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो पहला नियम यही ना कि जितना धारा है उतना गया, यानी जितना आवेश आया 1 सेकंड में उतना आवेश गया। धारा क्या होता है 1 सेकंड में आवेश, तो 1 सेकंड में जितना आवेश आया उतना गया, ठीक है बच्चों। चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम समझिए। इसको पहला नियम को धारा का नियम भी बोलते हैं, संधि का नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारा बोलते हैं, अलग अलग नाम है। किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको वोल्टता का भी नियम बोलते हैं, लूप का भी नियम बोलते हैं। तो वोल्टता का नियम यह कहता है कि अगर कोई विद्युत या परिपथ, इसमें बहुत सारा यंत्र है, जैसे कुछ बैटरी है, कुछ प्रतिरोध है, कुछ बैटरी है, फिर प्रतिरोध है, फिर मेरे बच्चों कोई बैटरी है, ये देखिए फिर कोई बैटरी है, ठीक है, फिर मान के चलिए प्रतिरोध है, फिर मान के चलिए प्रतिरोध है, फिर मान के चलिए ऐसे कोई बैटरी है। तो दूसरा नियम यह कहता है कि जितना भी यंत्र है बंद परिपथ में, देखिए चारों ओर से ये बंद हो गया, ठीक है, तो उसमें इसका जो विभवांतर होगा यानी इस बैटरी का, फिर इस प्रतिरोध का जो दोनों सिरा इसके बीच जो विभवांतर होगा, फिर इस बैटरी का जो विभवांतर होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि बंद परिपथ में जो चारों ओर से बंद है उसमें जितने भी यंत्र हैं सबके विभवांतर का जोड़, सबके विभवांतर का योग, इसका विभवांतर प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका विभवांतर का योग 0 होता है। देख लीजिए यही है दूसरा नियम। देख लीजिए जितना भी परिपथ है, जो भी बंद परिपथ है उसमें जितना भी यंत्र है सब का विभवांतर का योग 0 होता है। हाँ, जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर प्रतिरोध में हम धारा के दिशा में विभवांतर निकालते हैं, धारा के दिशा में, तो प्लस IR होता है। वहीं जिधर धारा बाहर, मतलब धारा की दिशा में ऐसे, और जिधर धारा बाहर उसके विपरीत दिशा में निकालते हैं तो विभवांतर -IR लेते हैं। बैटरी की बात करूं बच्चों, तो बैटरी में अगर प्लस, बैटरी के प्लस से माइनस जाते हैं तब विभवांतर बैटरी का अगर प्लस ही तो प्लस ही लेंगे, और अगर वही बैटरी में मेरे बच्चों माइनस से प्लस ऐसे आएंगे तब विभवांतर हमारा माइनस ही हो जाएगा। देख लीजिए, क्लियर बच्चा? तो किरचॉफ का नियम क्लियर दोनों, पहला कि संधि पे जितना धारा आएगा उतना जाएगा और यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, बंद लूप में जितना भी यंत्र है सबके सिरों पर विभवांतर का योग 0 होगा, और यह हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम या विद्युत क्षेत्र का संरक्षी नियम पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पे भी वो निर्भर करता है ना। चलिए बच्चों, अब हमको पढ़ना है सेलों का संयोजन, ठीक है। सेलों का संयोजन देख लीजिए और तापीय प्रभाव देख लीजिए, फिर यंत्र बचेगा वो भी हो जाएगा। पहले ही भी बोला कि आज क्लास थोड़ा लंबा होगा भाई, पहले ही मैं बोल दिया हूं, वार्निंग दे दिया हूं, क्योंकि अच्छे से पढ़ाऊंगा थोड़ा। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए सेलों का भी श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ऐसे करके एक सेल मान के चलिए जोड़ दिया, एक सेकंड, कोई सेल है देख लीजिए, इसका अंतः प्रतिरोध हमारा स्मॉल r है, सेल का EMF E है, ठीक है। कोई दूसरा सेल है बच्चों जिसका EMF E है और अंतः प्रतिरोध इसका भी स्मॉल r है। कोई तीसरा सेल है जिसका EMF E है और इसका भी अंतः प्रतिरोध हमारा स्मॉल है। करके बहुत सारा सेल है, ठीक है। तो अगर कुल विद्युत वाहक बल की मान निकालेंगे तो देखिए, तो बैटरी सब सीधा जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इसका ही वोल्टेज प्लस ई या E1 E2 E3 भी हो सकता है, R1 R2 R3 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल अगर निकालेंगे कि कुल वोल्टेज कितना हुआ परिपथ का, ठीक है, तो देखिए तो ये प्लस E1 का बैटरी, ये भी प्लस E2, प्लस माइनस तो प्लस E2 और प्लस E3, मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन जो सेल का है उसमें कुछ है ही नहीं। कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो सब बैटरी के विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कुल अंतः प्रतिरोध हम निकालें, कुल अंतः प्रतिरोध कि कितना अंतः प्रतिरोध कुल हुआ, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, यहां से यहां बैटरी हुआ तो इसका अंतः प्रतिरोध R1 हुआ ना, जो अभी मैंने बताया ना कि मटेरियल के कारण जो उत्पन्न होता है, पदार्थ के कारण जो उत्पन्न होता है बैटरी के अंदर। तो देखिए तो R1 R2 R3 तो सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अगर अंतः प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों टोटल, तो सब तो श्रेणी क्रम है, तो ये भी सिंपली श्रेणी क्रम जैसा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कोई दम नहीं है, मेनली दम होता है समांतर क्रम संयोजन में। जैसे कोई बैटरी है और इसका मेरे बच्चों अंतः प्रतिरोध R1 हो गया, कोई बैटरी इसका E1 हो गया EMF यानी विद्युत वाहक बल, और अंतः प्रतिरोध R1, दूसरा का R2, ऐसे करके बहुत सारा सेल जोड़े हैं, ऐसे करके N सेल है और समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो समांतर क्रम में देखिए, अगर तुल्य अंतः प्रतिरोध पूछेगा तब तो उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि सब समांतर क्रम में है। तो 1/R तुल्य इक्वल टू मेरे बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2, अगर 3 रहेगा तो 1/R3, ऐसे करके कुल अंतः प्रतिरोध निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है तुल्य विद्युत वाहक बल में,
कि अगर बहुत सारा सेल समांतर क्रम में जुड़ा हो तो कुल विद्युत वाहक बल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर तुल्य या कुल जो भी बोलिए विद्युत वाहक बल निकालना हो तो यहां तो आसानी था E1 + E2 + E3 जोड़ दिए, यहां होता है सिग्मा E/R डिवाइडेड बाय सिग्मा O1/R। ये फॉर्मूला आता है डेरिवेशन के बाद, डिटेल कोर्स में सब डेरिवेशन वगैरह में सब कुछ किया हूं, ठीक है। तो सिग्मा E/R का मतलब हुआ कि अगर पहला सेल E1 उसका प्रतिरोध R1, यानी कि सिग्मा E/R मतलब ये हुआ ना कि हर एक सेल के लिए E/R का जोड़, हर एक सेल के लिए, जैसे पहला सेल लेते E1/R1, दूसरा सेल लेते E2/R2, तीसरा सेल E3/R3, ऐसे E1/R1 + E2/R2, दो है तो दो ही लिखते हैं, ऐसा रहता है E3/R3, नीचे में 1/R का सिग्मा मतलब 1/R का जोड़, तो 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके जोड़ देखिए। चाहे तो इसको देख भी सकते हैं आप, यहां पे मैं दिखा देता हूं, समझें। तो वही चीज सेम लिखा हुआ है, एक बार अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो वहां कलर कर लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और नहीं तो फिर आप यहां पे लिखते भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए श्रेणी क्रम पहले देख लीजिए, ओके। अब समांतर क्रम देख लीजिए, वही सेम चीज लिखा है सिग्मा E/R, अगर n से लेते E1/R1 + E2/R2 करके जोड़ दिए n तक, और 1/R1 1/R2 ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब आ जाइए धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद बस यंत्र बचेगा, विद्युतीय यंत्र, विभव मापी, बीटस्टोन ब्रिज, धारा मापी, वो कार्बन प्रतिरोध थोड़ा सा बचेगा। देखिए धारा का तापीय प्रभाव क्या है, सुनिए। जैसे एक चीज तो पता है आपको कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, धारा का क्या यूज करते हैं, करंट का, बताइए भैया। धारा का हम लोग तो जनरली यही यूज करते हैं ना, जहां तक कि मेरी समझ में आ रही है कि ये यूज करते हैं धारा का कि जब हम धारा बहाते हैं किसी चीज से तो उसमें बल्ब वगैरह लगा देते हैं तो प्रतिरोध के कारण लाइट जलता है, हीटर लगा देते हैं तो प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न होता है, यही सब ना होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है समझिए कि जब कोई बैटरी ऐसे मैंने जोड़ा, ठीक है, और इसमें मैंने प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, तो बैटरी क्या करता है कि जब धारा बहाता है परिपथ में, तो परिपथ में धारा बहाने के लिए बैटरी कुछ कार्य करता है, काम करता है, और बैटरी जो काम करता है उसी को ये प्रतिरोध हीट में बदल देता है, उष्मा में ना, यही ना होता है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, यहां से समझिए, कहां समझाऊं, यहां पे समझाता हूं। देखिए जैसे कोई बैटरी ऐसे है, ठीक, R प्रतिरोध से मैंने जोड़ दिया, तो बैटरी का प्लस माइनस, तो मान लीजिए बैटरी से I धारा बहा T टाइम के लिए, तो I धारा बहा T टाइम के लिए, तो आवेश भी गया होगा, तो कितना आवेश गया होगा, तो पढ़े हम लोग I = Q/T, तो यहां से आवेश अगर निकालेंगे तो IT के बराबर आवेश गया होगा, ठीक है। तो ये बैटरी जब करंट भेज रहा है परिपथ में तो कुछ काम भी कर रहा है, तो कितना काम किया होगा बैटरी, तो आप लोग पढ़े होंगे कि V = W/Q, चैप्टर 2 में, याद करिए। जो विभवांतर भी होता है, अगर बैटरी का विभवांतर भी है तो V = कार्य बटा आवेश, तो यहां से W की बात करूं मेरे बच्चों तो Q भी के बराबर आ जाएगा। Q किसके कितना भेजा है, तो I × T के बराबर, देखिए ना, I = Q2, तो Q की वैल्यू IT × V, यानी कि जो बैटरी जो काम कर रहा है बच्चों वो VIT के बराबर कर रहा है, समझ रहे हैं, देख लीजिए। तो वही चीज मैं आपको इतना देर से बोल रहा था कि अगर V वोल्ट के बैटरी से R प्रतिरोध को अगर हम जोड़ देते हैं हमारे बच्चों, तो T टाइम में जो बैटरी काम करता है वो कितना काम करता है, VIT के बराबर। वोल्टेज जहां V हो गया, धारा जहां I हो गया, T हमारा समय हो गया, तो बैटरी T टाइम में जो कार्य करता है वो VIT के बराबर काम करता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। और जो बैटरी काम किया उसको यह प्रतिरोध हीट में बदल देगा, उष्मा में, तो VIT के बराबर यह उष्मा उत्पन्न करेगा। अब चाहे तो प्रतिरोध के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध में तो वोल्टेज भी है ही, I करंट है ही, और प्रतिरोध R भी है ना, तो V का मान अगर IR रखेंगे, हाँ, तो IR इंटू IT, तो नया फॉर्मूला आ जाएगा I²RT। देखिए आप I का भी वैल्यू रख सकते हैं, V और I की वैल्यू V/R, तो यहां से देखिए निकल जाएगा V²/RT। तो ये प्रतिरोध से हीट का फार्मूला आ गया, VIT या I²RT या V²/RT, ठीक है। अब एक होता है पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। क्षमता क्या होता है, देखिए कोई भी चीज 1 सेकंड में जितना काम किया या 1 सेकंड में जितना हीट उत्पन्न किया उसी को बोलते हैं पावर। तो सोचिए तो कि बैटरी T टाइम में इतना काम किया, तो 1 सेकंड में काम निकालना रहेगा, तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो VIT में T से डिवाइड करिएगा, T से T मर जाएगा, VI के बराबर होगा। तो यही क्षमता होता है, बैटरी का क्षमता VI, और प्रतिरोध का भी क्षमता सेम, सब में T से डिवाइड कर दीजिए हीट में, T, तो T खत्म होगा तो VI या I² या V²/R,
ओके, तो उसी सब चीज को मैं यहां पे समझा रहा था। देखिए कि अगर बैटरी से धारा टी टाइम के लिए बहा तो वी आई टी के बराबर बैटरी काम करेगा, ठीक है, और प्रतिरोध उसी काम को उसमें बदलेगा वी आई टी के बराबर, या वी स्क्वायर बाई आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है बच्चों। और शक्ति की बात करेंगे तो 1 सेकंड में जो बैटरी काम किया या 1 सेकंड में जो हीट उत्पन्न हुआ तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर या वी आई के बराबर, ठीक है। अब एक टर्म होता है किलो वाट घंटा, वो क्या होता है सुनिए। जैसे हम लोग के घर में बिजली बिल आता है ना करंट का, तो जो बिजली बिल आता है जानते वो जूल में नहीं आता है, जूल बहुत छोटा यूनिट हो जाता है ऊर्जा का। वैसे तो एसआई मात्रा के जूल ही है ऊर्जा का, लेकिन जूल में नहीं आता, वो आता है किलो वाट घंटा में, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। वो क्या होता है कि अगर 1000 वाट का डिवाइस, जैसे 1000 वाट का 100 वाट के 10 गो बल्ब लगा दीजिए, ठीक है, तो 1000 वाट हो गया, या 1000 वाट का कोई चीज लगा दीजिए, तो 1000 वाट का डिवाइस अगर 1 घंटे के लिए, सुनिएगा, 1000 वाट का डिवाइस अगर 1 घंटे के लिए उपयोग करते हैं और उसके लिए जो ऊर्जा लगता है उसको बोलते हैं किलो वाट घंटा। 1000 वाट का 1 घंटा, ठीक है बच्चों, तो किलो वाट घंटा वही होता है। और 1 किलो वाट घंटा अगर निकालना तो देखिए किलो वाट घंटा में क्या हुआ समझिए, देखिए। और एक चीज और, किलो वाट घंटा ना ऊर्जा का मात्रक है। कभी कभी बच्चा वाट देख करके शक्ति या पावर बोल देता है, नहीं, किलो वाट है शक्ति का, लेकिन इसमें देखिए घंटा भी गुण है, तो किलोवाट शक्ति का टाइम भी इनटू है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का हो जाता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा में अगर निकालेंगे तो 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 वाट, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल आता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली बिल आया, यानी इतना जूल हम लोगों ने ऊर्जा खर्चा कर दिया। ओके बच्चों, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल पर्पस, व्यवसायिक पर्पस के लिए सरकार यूज करता है किलोवाट घंटा या यूनिट को, ठीक है। एक होता है बच्चों महत्तम शक्ति प्रमेय, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने कहा ना आपसे कि बैटरी जो है वो क्या करेगा, काम करेगा और बाहर के परिपथ में पावर भेजेगा, शक्ति भेजेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कोई बैटरी ऐसे है, देखिए कोई बैटरी ऐसे है और ये बाहर के परिपथ में शक्ति भेज रहा है, तो जानते हैं ये बैटरी सबसे ज्यादा पावर कब सप्लाई करेगा, जब बाहर का प्रतिरोध जो कैपिटल आर है वो और अंदर का प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर हो जाए। तो अगर बराबर नहीं रहेगा तो ही बैटरी पावर सप्लाई करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं सप्लाई करेगा। अधिकतम पावर कोई बैटरी तभी सप्लाई करेगा बच्चों जब बाहर अंतः प्रतिरोध और बाहर प्रतिरोध दोनों बराबर हो, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोई बैटरी फलाना वोल्ट का है, अंतः प्रतिरोध 2 ओम है, तो बताओ बाहर कितने का प्रतिरोध जोड़े ताकि इस परिपथ में महत्तम शक्ति यानी महत्तम पावर मिले। तो उसके लिए जितना अंदर का प्रतिरोध है उतना ही बाहर जोड़ना पड़ेगा, बाहर भी 2 ओम का जोड़ना पड़ेगा। ओके, आ जाइए बल्ब में। बल्ब का श्रेणी क्रम संयोजन, बल्ब का समांतर क्रम संयोजन, इसको समझ लीजिए, इसको भी जल्दी से देखिए। बल्ब का श्रेणी क्रम संयोजन में बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऐसे करके जोड़ेंगे। देखिए एक बल्ब यहां, दूसरा बल्ब यहां, ऐसे करके श्रेणी क्रम में, ठीक है। मान लीजिए मेरे बच्चों बल्ब जो है ना वो P0 1 पहला का वोल्टेज या P1 वोल्टेज है पहला का और वोल्टेज है V0, दूसरा का पावर P2 वोल्टेज है V0, P3 वोल्टेज है V0। तो पहले तो एक चीज समझिए कि बल्ब जो रहता है उसमें वोल्टेज लिखा रहता है कि फलाना इतना वाट इतना वोल्ट रहता है ना, इतना पावर इतना वाट, जिस रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट। तो लोगों को लगता है ना कि अगर किसी बल्ब में लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब कि वो हमेशा 100 ही वाट लेगा, जो कि गलत है। नहीं, बल्ब भले ही 100 वाट का और 100 वाट लेगा भी, लेकिन तभी 100 वाट लेगा जब वोल्टेज 220 वोल्ट हो। इसलिए वोल्टेज को भी लिखा रहता है कि 220 वोल्ट पे ये 100 वाट लेगा। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो पावर भी अलग लेगा। अगर वोल्टेज मेरे बच्चों आधा कर देंगे तो पावर सीधा कम लेने पर लगेगा, कम वोल्टेज पे वो बल्ब मिलेगा। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर हम बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये देखिए बल्ब को श्रेणी क्रम में, और बल्ब का पावर का फार्मूला V² होता है। तो अगर किसी बल्ब का पावर और वोल्टेज दिया हुआ है तो उससे बल्ब का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। लेकिन समझिए पावर बदलने से, वोल्टेज बदलने से पावर बदलेगा, लेकिन प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी वाट का दिया 100 वाट 220 वोल्ट, तो उससे इस बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब प्रतिरोध निकल गया तो हमेशा सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो अगर मान के चलिए मेरे बच्चों क्या है
कि कोई बल्ब है जो P1 पावर का, P2 पावर का, P3 पावर का है, अलग अलग श्रेणी क्रम में। जो तो श्रेणी क्रम में जानते हैं क्या होता है? जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होता है उसके किनारा पे वोल्टेज सबसे कम मिलता है, या बोले जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम पावर खाता है श्रेणी क्रम में और सबसे कम चमकता है। याद रखेंगे मैंने क्या बोला? क्या मैंने बोला कि श्रेणी क्रम संयोजन में जिस बल्ब का पावर सबसे अधिक होता है वो सबसे कम चमकता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में यही होता है, सबसे कम चमकता है, और जिसका पावर सबसे कम रहेगा वो सबसे ज्यादा चमकेगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज लेगा। जबकि समांतर क्रम में अगर बल्ब को जोड़ते हैं ऐसे करके, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, ऐसे करके समांतर क्रम में, तो उसमें क्या होगा कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पावर लेगा और ज्यादा चमकेगा। तो श्रेणी क्रम में ये होता है। क्लियर? श्रेणी क्रम में समझ गया? अच्छा, श्रेणी क्रम में एक चीज और कि अगर कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो जाए, बीच से फ्यूज हो जाए, तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। इसमें अगर समांतर में एक फ्यूज हो गया तो बाकी सब जलते रहेगा। यही सब छोटा छोटा चीज है जो कि आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तुल्य पावर, तुल्य क्षमता का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है बल्ब का, और ये समांतर क्रम का। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। ठीक है। और अब सबसे लास्ट में यंत्र, विद्युतीय यंत्र को छोड़ के आ गया मेरे बच्चों कार्बन प्रतिरोध। क्या होता है कार्बन प्रतिरोध समझा जाए। देखिए है क्या ना कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हो गया हमारे पास टीवी वगैरह, ये सब बहुत कम धारा लेता है, बहुत कम करंट। तो कम करंट को करने के लिए क्या उपाय कि जब धारा कम लेता है तो आपको कम धारा देना पड़ेगा, तो उसके लिए परिपथ में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप धातु, लोहा वगैरह का प्रतिरोध जोड़ेंगे तब तो बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, और धातु उष्मा भी उत्पन्न करेगा, तो उससे और दिक्कत है कि जल सकता है डिवाइस वगैरह। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक पैकेट लेकर के, मतलब पैकेट हम जो बोल रहे हैं उतना आसानी नहीं है, वो कंपनी में बनाया जाता है, और उसके ऐसे पैकेट लेकर के इसके अंदर क्या किया जाता है कि कार्बन का पाउडर और केमिकल वगैरह मिला के डाल दिया जाता है, और एक तार इधर से और एक तार इधर से निकाल दिया जाता है, और यही प्रतिरोध हो गया कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध, कार्बन का पाउडर डाल दिया, केमिकल वगैरह मिला के सब चीज करके बन गया कार्बन प्रतिरोध। ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ना होता है कि इसके प्रतिरोध को दिखाने के लिए 4 रंग बताया का पट्टी रहता है। इस साइड 3 रंग, इस साइड 1 रंग। देख लीजिए, एक साइड में 3 रंग अलग अलग रहेगा, इस साइड अलग रहेगा, मतलब 3 रंग। तो ये 3 रंग प्रतिरोध को दिखाता है। ये चौथा रंग ना इस प्रतिरोध के सहनशीलता को बताता है। सहनशीलता मतलब कितना % प्रतिरोध ऊपर जाएगा या कितना % नीचे जाएगा। होता है ना कि 5% ऊपर चला गया, या जितना है उसका 10% नीचे आ गया। ठीक है। तो ये होता है। तो मान के चलिए, और ये हर एक रंग का अपना अपना कोड होता है, जो नीचे मैं दिखाया भी हूं, अभी दिखाता भी हूं। तो मान के चलिए इस रंग का कोड 2 है, जो रंग है उसका कोड 2 है, इसका रंग 3 है, और इसका रंग मान के चलिए 5 है। ठीक। और ये जो रंग है ना, ये जो रंग यूज किया गया है सहनशीलता के लिए, इसका 5% है। सहनशीलता के लिए 3 ही रंग यूज किया जाता है, या तो सोना वाला जो रंग होता है गोल्डन वो, या सिल्वर रंग चांदी वाला रंग वो, या कोई रंग नहीं रहता है। ठीक है। तो ये रंग का 2, ये 3, या 5, या 5%। तो इसका प्रतिरोध होगा, देखिए 2 और 3, ये जो पहला 2 रंग है ये नंबर को दिखाएगा, संख्या को, यानी 23 हो गया, 2 और 3 मिलकर 23। और तीसरा रंग जो 5 है, इसका मतलब हो गया 10 का पावर 5, तब प्रतिरोध हो गया 23 गुना 10 का पावर 5। अब प्लस माइनस जितना है उतना % इसका, यानी इतना से 5% ज्यादा कम जो भी है। ठीक है। तो देखिए इस चीज को अब देखिए यहां समझ में आएगा कोड से, कार्बन कोड देखिए यहां कोड दिया गया है सब रंग का अलग अलग, देख रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए पहला रंग लाल है, ठीक, दूसरा रंग पीला है, और तीसरा रंग बैगनी है। तो लाल जो हो गया 2 और पीला 4, यानी 24, और बैगनी हो गया 7 तीसरा रंग, यानी 10 का पावर 7। तो प्रतिरोध होगा 24 गुना 10 का पावर 7। असहनशीलता के लिए यही मात्र 3 रंग यूज किया जाता है, सोने का चांदी का कोई नहीं। बाकी ये सब सहनशीलता के लिए नहीं, ये सब प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सहनशीलता के लिए। तो समझे ना कितना हो गया 24 लाल पीला, पहला रंग लाल है, दूसरा रंग पीला और तीसरा रंग नारंगी। तो 2 इसका कोड होता है, लाल का 2 और पीला का 4, तो 24 गुना 10 का पावर 7। और मान के चलिए सहनशीलता के लिए चांदी यूज किया गया उधर चौथा रंग उस साइड में, दूसरा साइड में, तो हो गया 10%, यानी 24 गुना 10 का पावर 7 प्लस माइनस 10%। वही लिखा हूं यहाँ पे कि पहला कोड 1 है, दूसरा कोड 2, तो 1 2 हो गया संख्या, तीसरा कोड 3 है, तो 10 का पावर में चला जाता है तीसरा रंग, और प्लस माइनस जो चौथा कोड है उसका %। तो अब चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, देख लीजिए कार्बन प्रतिरोध को। ठीक है, और ये देखिए। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग आ जाते हैं विद्युतीय यंत्र में, जिसमें हमारा पहले है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन के बाद मीटर ब्रिज, और उसके बाद विभव मापी खत्म। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो जानते हैं, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक। उन्होंने 4 गो प्रतिरोध को यूज करके ना एक स्पेशल परिपथ बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, बड़ा मजेदार इलेक्ट्रिक सर्किट उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या किया समझिए, उन्होंने कोई प्रतिरोध मान के चलिए R1 यहां रखा, R2 यहां रखा, R3 यहां रखा, और R4 यहां रखा, R1 R2 R3 R4, ठीक है बच्चों, यस। और ऐसे करके उन्होंने यहां बैटरी जोड़ दिया, देख रहे हैं, एक तरफ बैटरी का प्लस, एक तरफ बैटरी का माइनस, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या देखा, ये तो व्हीटस्टोन हो गया। जब उन्होंने देखा कि R1 बटा R2 का मान, यानी कि जो चतुर्भुज टाइप का जो बना, तो इसका ये दोनों प्रतिरोध का मान ये दोनों प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो, यानी R3 बटा R4 के बराबर हो, अगर ऐसा हो तब इस बिंदु और इस बिंदु का विभव सेम हो जाता है। यानी अगर इसका 2 वोल्ट विभव है यहां पे, तो यहां भी विभव 2 वोल्ट होगा। और विभव अगर सेम है तो बीच में चाहे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, चाहे बल्ब जोड़ दीजिए, विभवांतर तो 0 हो जाएगा, और विभवांतर 0 होगा तो करंट नहीं बहेगा। तो वही उन्होंने देखा, और इस कंडीशन को उन्होंने बोला संतुलन अवस्था व्हीटस्टोन ब्रिज का। कब, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जब R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4 होता है, तो बीच वाले से कोई धारा नहीं बहता है, क्योंकि बीच वाला जो भी जोड़े हैं उसके किनारे पर विभव सेम होता है, या यूं बोले विभवांतर 0 होता है, ठीक है। तो इसका फायदा देखिए, एक तो इसका फायदा यूज क्या है कि अगर आपको कोई एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है, जैसे R4 आपको नहीं पता, इसका मान निकालना है आपको, ठीक, और R1 R2 R3 पता है, और बीच वाला से करंट 0 है, तो आपको पता है कि बीच वाला से अगर करंट 0 है तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा। R4 आपको पता नहीं है, बाकी 3 पता है, तो यहां से R4 नहीं निकाल सकते, उसको उधर भेज दीजिए, या इसको इधर भेज करके निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो पहला तो अज्ञात प्रतिरोध इससे निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है जानते हैं, कि आप समझिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल मिला है और आपको यहां प्रतिरोध यहां दिया है, बीच में भी एक प्रतिरोध दे दिया है बड़ा सा, और ये बाई है इक्वल टू ये बाई है, अब पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो भैया एक चीज तो पता है ना कि अगर दोनों का अनुपात सेम है, ये और ये इसका, तो बीच वाला से कोई करंट नहीं बहेगा। जब कोई करंट नहीं तो कोई प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। प्रतिरोध का तो तभी ना मतलब होगा जब करंट बहेगा, जब करंटे नहीं बह रहा है बीच से, तब प्रतिरोध क्या। तो बस हमारा ये दोनों श्रेणी में आ जाएगा, ये दोनों भी श्रेणी में, फिर टोटल हो जाएगा समांतर में, तो वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका अलग अलग रूप होता है। अलग अलग रूप का मतलब कि देख के कभी कभी पता नहीं चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक तो आपको दिख रहा है ऐसा, एक यहाँ, एक यहाँ। एग्जाम में जानते हैं संतुलन की अवस्था प्रूव करने के लिए बोलता है, जो हम लोग एमिंग हाई ऐप पे कोर्स लिए सब में दे दिए हैं कि इसका संतुलन की अवस्था को प्रूव करिए। तो पहला तो ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपको साफ साफ दिख रहा है, R1 R2 R3 R4, ठीक है। मैं दिखाता हूं इधर ही, मैं दिखाता हूं, फिगरे से दिखाता हूं, ये देखिए। अब चाहे तो पढ़ सकते हैं, व्हीटस्टोन का सिद्धांत वगैरह देख सकते हैं। यहाँ PRQS से दिखाएं, R1 R2 से नहीं दिखा। देखिए अलग अलग रूप में देखिए, पहला रूप तो आप समझ रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा भी समझ सकते हैं, आयत की तरह का दे दिया भैया। इसमें ऐसे तिरछे दिया है, इसमें तिरछे ना देखे, ऐसे आयत के जैसा दे दिया, लेकिन है तो वही। इसकी बात करेंगे तो देखिए गोल दे दिया, ऐसे गोल, तो भी वही है। इसमें ऐसे तिरछे दिया, ऐसे इसमें तार को थोड़ा मोड़ दिया, तो क्या दिक्कत है, सेम है। तो ये तीनों तो पहचाना जाता है, लेकिन शायद आपको ये ना पहचाना है, लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, यहाँ पे अंगुली डालिए ऐसे करके, ये दोनों जो है R1 और ये वाला प्रतिरोध जो कि आप देख रहे हैं, इसको पकड़ के, एक सेकेंड, ये जो देख रहे हैं R1 और ये प्रतिरोध, इसको पकड़ के इस साइड से पलटिए। देखिए पलटिएगा तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, एक प्रतिरोध इधर आ जाएगा और एक प्रतिरोध इधर आ जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, इसको पकड़ के ये खत्म हो जाएगा, यहां से वो वहां से खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये खत्म होगा। अब लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, देखिए लग रहा है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक बीच में। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये भी बीच में R5 है। इसको जब बीच में R5 को खत्म करेंगे तब लगेगा ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, बीच से ये जुड़ा हुआ, इसके जैसा। तो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज का अलग अलग रूप है। तो क्वेश्चन पूछता है तुल्य प्रतिरोध वगैरह निकालने के लिए, क्लास में तो क्वेश्चन करवाया ही हूं। अब हमारा यंत्र आता है मीटर सेतु। इसे समझिए, देखिए मीटर सेतु क्या है जानते हैं। अभी जो हम एक चीज बोले कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, लेकिन जितना आसान से बोले उतना आसान वो है नहीं। सर कैसे?
देखिए कैसे आसान नहीं है, मैं बता दिए देता हूं। है क्या ना कि आपको तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान हंस के निकाल लेंगे, R1/R2 R3/R4 करके, ठीक है ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है बीटा स्टोन ब्रिज से। क्यों? क्योंकि बीटा स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध का मान आप तभी निकालेंगे ना बउआ जब बीच से करंट इससे जीरो हो, तब ना R1/R2 = R3/R4 करेंगे। अगर बीच से करंट जीरो नहीं होगा तो तब तो नहीं कर सकते, वो संतुलन का अवस्था में नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्रतिरोध का मान बदलना पड़ेगा आपको बार बार, और बदल बदल के आपको बीच से करंट जीरो करना पड़ेगा। तो एक तो बदलना बार बार डिफिकल्ट है, दूसरा कि बदलेंगे तो क्या जरूरी है कि करंट जीरो ही हो जाए, हो सकता है और ज्यादा हो जाए, या जो नीचे बह रहा है वो ऊपर बहने लगे। तो ये दिक्कत है, इसलिए इसको मॉडिफाई करके मीटर ब्रिज बनाया गया। और अलग नहीं है, सेम बीटा स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज सेम होता है। चलिए मैं समझा देता हूं मीटर ब्रिज में क्या होता है। जो देखिए इसमें ना एकदम सेम है दोनों। इसमें एक तांबा का यहां पे ऐसे करके रख देते हैं पट्टी। पट्टी क्यों? क्योंकि यंत्र जब बना रहे हैं तो सिर्फ तार रहेगा तो ऐसा ना हो जाएगा, मुड़ ना जाएगा, इसलिए तो एक प्रतिरोध यहां जोड़ देते हैं जिसका मान निकालना है, और एक यहां से हमको पहले से प्रतिरोध पता होता है एस। और एक इस मीटर ब्रिज में ना ऐसा तार रहता है एक समान मोटाई का हर जगह पे, ठीक है। और बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगा के, धारा मापी लगा के, और चेक करते, नीचे बैटरी वगैरह से जोड़ देते हैं, चेक करते हैं इस तार पे ऐसे खिसका खिसका के कि कहाँ पे। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से लगा दिए, और यहाँ जो फंसाने वाला, ऐसे फंसाने वाला बना हुआ रहता है ऐसे, और ये जो तार इस पे ऐसे खिसका खिसका के ऐसे करके चेक करते हैं कि कहाँ पे करंट जीरो हो रहा है। जहां पे करंट अगर बीच में जीरो हो गया तो नहीं बन गया बीटा स्टोन ब्रिज जैसा। सर कैसे? देखिए एक प्रतिरोध यहाँ है, और यहां से यहां अगर तार है तो ये भी अपने आप में तो एक प्रतिरोध ही ना है, तार भी तो अपने आप में प्रतिरोध है ना। फिर एस, और यहां से यहां तार है तो तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो हो गया, देखिए एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, चार प्रतिरोध। भैया बस बात बस इतना था मेरे भाई साहेब, बात बस इतना था मेरे भाई साहब। देखिए इसमें कि इसमें क्या था यार, इसमें क्या था कि इसमें एक प्रतिरोध अलग था, एक प्रतिरोध अलग था। अब मीटर सेतु में क्या किया गया, या मीटर ब्रिज में, कि यहां से यहां एक तार जोड़ दिया गया, यही ना बस। तो तार जोड़ दिया गया था, जहां पे गैल्वेनोमीटर सटाएंगे तो इधर अलग इधर अलग। और दिक्कत है कि प्रतिरोध बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम ऐसे खिसकाएंगे तो अपने आप प्रतिरोध बदलेगा नहीं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे रखे हैं तो इधर अलग लंबाई, इधर अलग लंबाई, तो इधर का अलग प्रतिरोध, इधर का अलग। यहाँ पे नहीं जीरो मिला, थोड़ा इधर कर दिया तो इधर का चेंज हो गया, इधर चेंज हो गया। यहाँ किया तो इधर का अलग चेंज हो गया, इधर का अलग चेंज हुआ। तो मीटर सेतु में ऑटोमेटिक प्रतिरोध ही बदलते रहेगा, देख लीजिए। ठीक है बच्चा लोग। तो अब जब भी करंट जीरो मिल गया, मान के चलिए यहां पे करंट जीरो मिल गया मीटर सेतु में, तो क्या होगा कि ये प्रतिरोध बटा इस लंबाई का प्रतिरोध, क्योंकि संतुलन की अवस्था में आ गया, तो ये प्रतिरोध बटा इस लंबाई का प्रतिरोध इक्वल टू ये प्रतिरोध बटा इस लंबाई का प्रतिरोध। और खुशी की बात है कि इस लंबाई का प्रतिरोध का भी जरूरत नहीं पड़ता, सिंपली लंबाई से काम चल जाता है, कट जाता है प्रतिरोध। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि R बटा ये लंबाई L है। समझिएगा टोटल जो लंबाई होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर ये लंबाई L है तो इधर 100 - L होगा। अगर यहां पे करंट जीरो मिला तो ये लंबाई L, इधर 100 - L, तो R बटा L इक्वल टू S डिवाइडेड बाई इधर का लंबाई 100 - L, ये हो जाता है बस। ठीक है, मीटर सेतु का कुछ फायदा लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि संतुलन पे काम करता है ना, इसीलिए देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, और सबसे लास्ट वाला यंत्र हमारा है बच्चों विभव मापी। तो सबसे पहले समझिए कि विभव मापी से करते क्या है। तो जानते हैं विभव मापी के जरिए ना हम लोग किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं। आप बोलोगे सर वो तो हम लोग निकाल सकते हैं बैटरी के जरिए भी, सॉरी वोल्ट मीटर के जरिए भी। अगर कोई बैटरी है ऐसे, ठीक है, और उसमें वोल्ट मीटर लगा दिए तो वोल्ट मीटर भी इसका वोल्टेज नाप देगा। लेकिन अभी ना हम पढ़े हैं कि जो सिरा पर वोल्टेज मिलेगा वो रियल में विद्युत वाहक बल E से कम मिलेगा, E - IR मिलेगा। तो वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इसके जरिए कुछ ना कुछ तो करंट बहेगा ना। मानते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करंट बहेगा ना। तो जब कुछ ना कुछ करंट इधर से बहेगा हमार बबुआ, इधर से ऐसे ऐसे करंट बहेगा, तो यहां जो अगर 10 वोल्ट का तो 10 नहीं ना मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, IR कम ना मिलेगा। तो यही दिक्कत है वोल्ट मीटर में। हाँ, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर अनंत कर दिए तब सही है, तब नफा जाएगा, लेकिन वो तो संभव नहीं है। इसलिए वोल्ट मीटर लगाने से जब करंट बहेगा तो ये विद्युत वाहक बल को ना नाप के वोल्ट मीटर सिरों के बीच के वोल्टेज को नाप देता है। इसलिए यूज किया जाता है विभव मापी। देखिए विभव मापी कैसे उपयोग करते हैं।
विभव मापी से एग्जैक्ट नापा जाता है। इसमें सॉरी, ये क्या कर रहा है, विभव मापी में एक बैटरी होता है बड़ा सा वोल्टेज का, जिसका काम होता है बस वोल्टेज फैलाना, और रेहोस्टैट वगैरह लगा देते हैं ताकि हम लोग प्रतिरोध को बदल सके, ताकि करंट वगैरह मैनेज कर सके, बढ़ा सके, कमा सके प्रतिरोध को बदल के। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब विभव मापी में मेनली एक तार होता है बड़ा सा, काफी लंबा सा तार, ये देखिए। तो क्या होता है ना कि बैटरी अगर मान के चलिए 100 वोल्ट का है, सहायक बैटरी उसको बोलते हैं, तो 100 वोल्ट का कुछ वोल्टेज ये सब फैलेगा, ये सब परिपथ में, ये सब रेस्टैट वगैरह प्रतिरोध में। अब बाकी मान के चलिए जो 80 वोल्ट बचा वो तार पे फैल गया। देखिए 100 वोल्ट का नहीं होता, मैं उदाहरण के लिए समझाने के लिए ले रहा हूं, सिर्फ इतना समझ जाइए। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं बच्चों कि आपका 100 वोल्ट का कोई बैटरी है, ठीक, तो कुछ प्रतिरोध तो इस तार पे ऐसे फैल जाएगा 80 वोल्ट पे। अब मान लीजिए 20 मीटर का तार है, ठीक है, तो 20 मीटर के तार पे 80 वोल्ट है, तो 1 मीटर तार पे कितना वोल्ट फैला हुआ होगा? 4 वोल्ट नहीं, 80/20 करेंगे 4 वोल्ट। तो ये जो 1 मीटर तार के लंबाई पर जो वोल्टेज होता है ना, उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंग्लिश में। विभव प्रवणता के से दिखाते हैं, के टोटल जो तार पर वोल्टेज है डिवाइडेड बाय तार का टोटल लंबाई है, वो कर देंगे तो एक लंबाई का वोल्टेज निकल जाएगा, जिसे के से बोलते हैं। तो ये हो गया विभव मापी। अब जिस बैटरी का या जिस सेल का हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, उसको बैटरी का प्लस, सेल का प्लस माइनस ऐसे करके इधर जोड़ देते हैं। प्लस को प्लस से समझिएगा, देखिए बैटरी का प्लस इधर प्लस होगा, माइनस तो इधर माइनस होगा, ठीक है, तो प्लस को प्लस से जोड़ते हैं। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा के इसमें भी सेम वैसे ही तार पे खिसका खिसका के चेक करते हैं कि कहां पे करंट जीरो हुआ। मान के चलिए यहां पे करंट जीरो हुआ, तो यहां पे अगर करंट जीरो हुआ बच्चा, तो यहां पे क्या होगा ना कि करंट क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये तार का वोल्टेज और ये बैटरी का वोल्टेज बैलेंस कर लिया। अब अगर आप नहीं वोल्टेज वगैरह के बारे में जानते होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत लगे, और लग ही रहा होगा। अगर नहीं जानते कुछ भी, फिर आपको डिटेल कोर्स में थोड़ा सा देख लेना चाहिए सीखने के लिए, और सीख लेना चाहिए बच्चों, सीखने का मजा अलग है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हम ऐसे करके जोड़ेंगे तो क्या होगा कि तार का वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज को बैलेंस कर लेगा, जहां भी करंट जीरो हुआ वहां। तो यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है विद्युत वाहक वाले इस तार के वोल्टेज के बराबर होगा। और मान के चलिए एल लंबाई पर हमको ये पॉइंट मिला एन, जहां पे करंट जीरो हो रहा था, नहीं बह रहा था, यानी कि एल लंबाई का वोल्टेज इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और बताइए तो एक लंबाई के वोल्टेज को किस चीज से दिखाते हैं? के से। तो एक लंबाई का वोल्टेज अगर के है तो एल लंबाई का वोल्टेज कितना होगा? के एल। तो यहीं से फॉर्मूला निकल जाता है ई बराबर के एल। तो पहला उपयोग हो गया विभव मापी का पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल नापने में, जो ई बराबर के एल होता है, जहां के हो गया विभव प्रवणता यानी एक लेंथ का वोल्टेज, एल हो गया कितने लंबाई पे हमारा करंट जीरो मिला। वजह ही मैंने बता दिया कि जहां भी करंट जीरो मिलेगा तब इस तार का वोल्टेज इस बैटरी को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और जब ये तार इस बैटरी को बैलेंस कर लिया, इसका मतलब कि बैटरी का वोल्टेज इसके बराबर होगा तो इसका केएल के बराबर हो गया। ओके, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि यह विभव मापी एक वोल्ट मीटर ही है, लेकिन अनंत प्रतिरोध वाला, क्योंकि मैंने अभी यहां बोला कि अगर यहां अनंत प्रतिरोध कर देंगे तब ये ईएमएफ को ही मेजर कर देगा, क्योंकि करंट तो बहेगा नहीं। तो आई जब जीरो हो जाएगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा आई जीरो के कारण, तो ई के बराबर सिर्फ हो जाएगा, नाप देगा। तो अगर उसका अनंत प्रतिरोध हो तो वो नाप देगा, लेकिन संभव नहीं ना है। दूसरा इसका यूज करते हैं विभव मापी का विद्युत वाहक बल का तुलना करने में। जैसे मान के चलिए कि पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और उसका L1 लंबाई पे हमको मिला, तो E1 की वैल्यू कितना होगा? K L1। और दूसरा एक और सेल जोड़ दिया, उसका इधर कहीं मिला L2 लंबाई पे, तो E2 की वैल्यू कितना होगा? K L2। डिवाइड करेंगे K से K कट जाएगा, तो E1 बाई E2 की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो L1 बाई L2 के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए, वही सेम चीज जो मैंने बोला विभव मापी में वो लिखा हुआ सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत इसी पे ये काम करता है कि पूरे तार पे जब वोल्टेज फैल गया तो अगर तार का लंबाई आधा लेंगे तो वोल्टेज उतना दूर का आधा होगा। जैसे एक लंबाई का वोल्टेज को हम लोग के से बोले ना विभव प्रवणता, तो एल लंबाई का के एल बोल रहे हैं ना, तो उसी पे ये काम करता है कि तार पर जो वोल्टेज होगा वो लंबाई का समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए उपयोग बता दिया। पहला उपयोग कि अगर एल लंबाई पे हमको मिला तो ई के बराबर ई की वैल्यू के एल होगी। दूसरा उपयोग मैंने बता दिया कि विद्युत वाहक बल को तुलना करने में अगर एक के लिए L1 दूसरे के लिए L2 लंबाई पे मिला तो E1 की वैल्यू के L1 E2 की वैल्यू के L2 सॉल्व करेंगे तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। तीसरा उपयोग होता है विभव मापी का कि कोई भी सेल का अंदर जो अंतः प्रतिरोध होता है उसको निकालने में, तो उसके और निकालने के लिए एक बाहर से प्रतिरोध जोड़ना होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको मैं यहां दिखाया भी हूं। तो मानकर चलिए मेरे बच्चों कि जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं जोड़े थे या स्विच, ये जो स्विच है यहाँ के, इसको ऑन नहीं किए थे, उस समय हमारा जो नल पॉइंट मिल रहा था या शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई वो L1 पे,
और जब हम के को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे या रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे तो इधर से इधर करंट बहने लगेगा, तो कम दूरी पे मिलेगा शून्य विक्षेप की स्थिति, क्योंकि जब करंट बहेगा तो वोल्टेज यहाँ कम न जाएगा सिरा पे, इसीलिए तो कम दूरी पे, तो वो मान के चलिए L2 मिला। तो इस सेल का जो अंतः प्रतिरोध स्मॉल आर होगा ना, वो कैपिटल आर, कैपिटल मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध जो बाहर से जोड़े हैं या बाहर से जो प्रतिरोध जोड़े हैं वो, इंटू L1/L2। L1 क्या है? L1 क्या है? जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं जोड़े थे या स्विच ऑन नहीं किए थे उस समय पर का शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई, वही L1। और L2 क्या है? जब स्विच जोड़ दिया या स्विच ऑन कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया उस समय की L2 -1, ये होता है। बस बच्चों, अच्छा लगा पढ़ा करके मुझे काफी। देखिए, अगर आप लोग कभी ना कभी अपने टीचर को टीचर डे का गिफ्ट देते होंगे, मुझे तो बस यही गिफ्ट चाहिए आपसे। फी भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं ना, तो मुझे तो यही चाहिए कि बस अपने दोस्त को बता दीजिए इस वीडियो के बारे में कि एस मनी सर पढ़ा रहे हैं क्लास के बारे में, और कुछ नहीं चाहिए। उनको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग का सपोर्ट मिलता भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है काफ़ी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। 1-2 बार इसको देखिएगा और तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही कहूँगा कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफल बनेंगे। सफलता के हर एक लक्ष्य को तोड़ दीजिए, हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए सफलता का। इतना मेहनत करिए मेरे बच्चों, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बल्कि बड़ा भाई तो आपके साथ है ही, यस मनी खड़ा। जितना हो सकेगा उतना मैं पढ़ाऊंगा, और हो सकेगा क्या, मैं पूरा के पूरा पढ़ाऊंगा ही। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। थैंक यू।